तो सचिन जी का एक मेरे को डेली रूटीन बताइए जो उनका रहता था खाने का, कैसा रहता था। तो सर जब इंडियन टीम हारती थी तो उस टाइम पे क्या माहौल होता था? कोई बैट फेंक रहा है तो कोई किसी में लात मार रहा है, कैच छोड़ दी, कोई किसी को Blame ब्लेम कर रहा है। मैं विराट कोहली के एक कंपनी के साथ में जुड़ा था, तो उस टाइम पे क्या है कि वो फूडी थे बहुत ज़्यादा, मतलब खाने को कुछ भी मिल जाए, कोई भी खाना खाते थे, वो ऐसा वो नहीं था। सर विराट कोहली इतने फिट कैसे हैं? रोनाल्डो के बहुत बड़े फैन हैं। पूरे वर्ल्ड में एक ही बंदा है जिसकी बॉडी में 0 फैट है, वो रोनाल्डो। और आने वाले टाइम में देखिएगा आप इंडिया से। तो सर महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कुछ आपको पता है? वहाँ पे आप जैसे रहे हो, उनका क्या रहता था कि आपने कभी देखा है इनको कभी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स को कंज्यूम करते हुए? 100 में से सिर्फ 2%। कोई भी प्लेयर, पैसे क्या, हर चीज़ बाहर ही जमा हो जाती है ना, फ़ोन, इनके उसी एक पेन तक नहीं लेके जा सकते हैं। ताज होटल में सबसे महंगी डिश कौन सी थी? क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज़ के खाने में कुछ फ़र्क होता है? ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। कोई भी ऐसा डार्क सीक्रेट इंडियन होटल्स के किचन का जो कि नॉर्मल जनता से बिल्कुल दूर रखा जाता है? तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने सिर्फ लग्जरियस होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में ही काम नहीं किया, बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी उन्होंने खाना प्रिपेयर किया है, डाइट प्रिपेयर करी, उनको सर्व किया है। तो आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे कि इंडियन क्रिकेट टीम असल में खाती क्या है, उनकी डाइट कैसे प्रिपेयर करी जाती है, जब उनके ऊपर मैच का प्रेशर होता है तब वो खाना खाते हैं या खाना ही छोड़ देते हैं। विराट कोहली फिट रहने के लिए क्या खाते हैं, कैसी डाइट लेते हैं, और आज हम इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं इंडियन रेस्टोरेंट्स के वो हिडन सीक्रेट्स के बारे में जो कोई भी रिवील नहीं करता। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। एंजॉय। सो वेलकम शेफ, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो सर आज हम इस इंडस्ट्री के सारे धागे खोलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक एक चीज़ जो लोगों के मन में कहीं ना कहीं डाउट रहते हैं इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो वो सारी बातें करेंगे। तो सर हमारी ऑडियंस को एक बार अपना छोटा सा इंट्रो दे दीजिए। देखिए सर, मेरा नाम शेफ वरुण चौहान है और जो मेरा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, 26 साल का एक्सपीरियंस है। मैं ताज होटल में था, फिर बीसीसीआई के लिए मैंने काम किया, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, और मैं ऐसे कंसल्टेंट शेफ रह चुका हूँ। मैंने एयर इंडिया की बेस किचन में एज ए कंसल्टेंट शेफ था। उस टाइम पे मैंने बेस किचन एयर इंडिया का ओपन कराया। फिर काफ़ी कंट्री में मैंने अपना मेनू दिया है और काफ़ी बड़े होटल रेस्टोरेंट में आज भी मेरे मेनू चल रहे हैं। ओके जी। और अभी मैं हूँ अजमेर में अभी मैं 3 ब्रांड देखता हूँ सर, ऑस्टर, बाजरो, कायरोस। ओके। तभी आपके ये क्या बोलते हैं इसको, शेफ कोड पे आपके ऑयस्टर, बाजरो और कायरोस का तीनों का नाम है बिल्कुल शेफ वरुण। तो सर आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जो क्रिकेटर्स रहते हैं ये ऐसा क्या खाना खाते हैं जो ये नॉर्मल लोगों से, नॉर्मल कॉमन लोगों से इतने ज़्यादा फिट होते हैं? सब फिट क्या है कि एक तो इनका क्या है, इनको कैलोरीज बहुत ज़्यादा चाहिए रहती है। अब मान के चलिए एक एथलीट को दिन में कैलोरीज, अगर वो पूरे 5-5, 6-6 घंटे प्रैक्टिस करते हैं ना, तो 4,000-5,000 कैलोरीज तक भी चाहिए रहती है इनको। अच्छा। तो उनको क्या है कि एक प्लेयर नहीं है, वो एक हमारे देश के लिए खेल रहे हैं, और उनके साथ में कम से कम मान के चलिए 140 करोड़ लोग हमारे देश के जुड़े हुए हैं। तो उनको अपना खान पीन सबसे पहले अच्छा रखना पड़ता है, और वो उनकी टीम, उनके कोच, उनके डॉक्टर्स होते हैं, थेरेपिस्ट वगैरह, और जो उनके मेंबर्स होते हैं जो बीसीसीआई के, ये सब डिसाइड करते हैं कि ऑन मैच उनको क्या डाइट देनी है। तो ये अपनी मर्ज़ी से, जब मैच रहते हैं, जैसे टेस्ट मैच रहते हैं या वनडे मैच रहते हैं, तो अपनी मर्ज़ी से खाना नहीं खा सकते। ये जो बीसीसीआई की तरफ से जो एक मेनू बनता है, हर प्लेयर का चार्ट बनता है, तो वो ही खाना खाते हैं। तो उनके ये जो डेली कैलोरी इंटेक है वो कितना रहता है? मतलब कोई आपको पता है कि मतलब कोई स्टैंडर्ड रहता है? जैसे आपने बोला 6,000 कैलोरीज वो एक दिन में कंज्यूम कर रहे हैं, तब भी 6,000 कैलोरीज अगर नॉर्मल पर्सन कंज्यूम करे तो
वो पहली बात तो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा 6000 कैलोरीज, ठीक है। तो एक एथलीट 6000 कैलोरीज डाइजेस्ट कैसे कर पा रहा है, और उसकी 6000 कैलोरीज को कंप्लीट करने के लिए ऐसा कौन सा फूड उसको दिया जा रहा है, कौन सा फूड उसको परोसा जा रहा है? उनके फूड में देखिए, जब वो प्रैक्टिस जब करते हैं, प्रैक्टिस में तो उनको कोई ऐसी वो नहीं रहती कि आपको यही खाना आपको खाना है, या आपका जो बूफे है इसी में से आपको लेना है, तो कोई रोक टोक ऐसी वो नहीं रहती। ठीक है। उस टाइम पे तो वो खाते हैं, मतलब लेकिन गेम के उसमें टाइम भी पे? हाँ, तो उस टाइम पे भी उनको ये चीज़ें वो रहती हैं कि लो फैट वाली चीज़ कोई नहीं। जैसे पनीर में फैट ज़्यादा रहता, तो पनीर की जगह टोफू कर देते हैं, ठीक है। सौते वेजिटेबल्स कर देते हैं, उसमें ऑयल का बहुत ध्यान रखा जाता है। फिर उसके बाद में बॉयल एग हो गए, ऑमलेट हो गई, जैसे नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए हो गई, और कुछ नहीं, बहुत तरह के ड्राई फ्रूट्स और बहुत तरह के फ्रूट्स होते हैं। ठीक है। तो वो फिर चॉकलेट्स, एक से एक चॉकलेट। तो चॉकलेट्स भी कंज्यूम करवाते हैं वो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चॉकलेट है। लेकिन चॉकलेट में तो शुगर होता है। शुगर होता है, लेकिन उनको क्या है कि चॉकलेट इसलिए कि लिमिटेड खाना उनको वो दिया जाता है ना। तो चॉकलेट से क्या, आप देखिए कभी भी आप देखेंगे कि जब कोई प्लेयर जो होता है, अच्छा प्लेयर होता है, बैट्समैन होता है, तो उसके हाथ में ना कभी आप देखेंगे छोटी छोटी चॉकलेट होगी, छोटी, वो बड़ी चॉकलेट वो नहीं, वो एक छोटे साइज़ की होगी, वो डार्क चॉकलेट वो होती है। डार्क चॉकलेट होती है, राइट राइट। तो उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा वो नहीं रहती है। तो वो चॉकलेट होंगी, तो वो जाने से पहले उन्होंने हेलमेट वगैरह पहना होता है, सब होता है, तो वो चॉकलेट खाते हुए आपको दिखेंगे, या केला खाते हुए दिखेंगे आपको। तो ऐसी चीज़ें वो करते हैं ताकि उनको इंस्टेंट एनर्जी हाँ, मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जैसे कि आपने बात करी कि ऐसा ऐसा खाना मिलता है, इतनी कैलोरीज लेते हैं, एक प्लेयर को या एक इंडियन क्रिकेट टीम में प्रोटीन को फुलफिल करने के लिए किस टाइप का मीट सर्व किया जाता है? देखिए, वहाँ पे चिकन, और चिकन भी ग्रिल चिकन। okay. हाँ, ग्रिल चिकन देते हैं, बॉयल चिकन रहता है, वो सर्व करते हैं। वहाँ मटन भी जल्दी नहीं मिलता? क्यों? नहीं, मटन जल्दी नहीं, क्योंकि उसको पचने में बहुत टाइम लगता है। वो क्योंकि उनको कुछ ऐसा खाना खाना है कि आप अभी खाए, 1 घंटे बाद में वो आपको पच जाए और वो आपको कोई नुकसान ना करे। मटन और ये चीज़ें जो है पचने में, खाने में बहुत टाइम लेती हैं, तो ऐसा खाना वो नहीं देते। और मटन में आप देखेंगे बीफ और पोर्क, ये 2 चीज़ आ नहीं सकती वहाँ पे। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? इसका बहुत रीज़न सारे हो सकता है प्लेयर्स खाते होंगे। नहीं खाते, प्लेयर खाते होंगे, लेकिन ये क्या है, दोनों चीज़ ना धर्म के साथ में जुड़ी हुई हैं। बीफ भी जुड़ा हुआ है और पोर्क भी जुड़ा हुआ है। तो कोई भी बीसीसीआई नहीं चाहती, या कोई भी बोर्ड नहीं चाहता है कि इन 2 चीज़ों के लिए विवाद हो। तो इसलिए ये 2 चीज़ अलाउ नहीं है, बिल्कुल अलाउ नहीं है। ठीक है। तो सर, इंडियन क्रिकेट टीम में आपका फेवरेट कौन है? मेरे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। तो आप जब वहाँ पे काम करते, कितने साल हो गए आपको बीसीसीआई छोड़े हुए? बीसीसीआई छोड़े हुए मुझे कम से कम मान के चलिए कि 20 साल तो हो गए सर। 20 साल हो गए। तो 20 साल पहले कौन कौन प्लेयर्स थे वहाँ पे? 20 साल पहले सचिन तेंदुलकर थे, युवराज सिंह थे, वीरेंद्र सहवाग थे, आशीष नेहरा थे, महेंद्र सिंह धोनी थे, अपना रोहित शर्मा थे, नए नए आए थे रोहित शर्मा, और जहीर खान थे ये, और बाकी अपना क्या नाम है, राहुल द्रविड़ थे, सौरव गांगुली थे, और बहुत प्लेयर थे सर। और ये तो मैं उस टाइम के बता रहा हूँ जब ये सारे। तो आपके फेवरेट थे सचिन तेंदुलकर? जी सर। तो सचिन जी का एक मेरे को डेली रूटीन बताइए जो उनका रहता था खाने का, कैसा रहता था वो? देखिए, उनका ना मैच के ऊपर रहता था, और डेली चेंज होते थे वो, डेली। अच्छा। वो ये नहीं कि उनका कोई रूटीन या कोई, वो डेली चेंज होते थे। मैच चलते हुए, मैच में तो कभी मैंने खाना खाते देखा ही नहीं उनको। अच्छा। और अगर मैच जीत जाते थे तो वो खाना बंटवाते थे, कपड़े बंटवाते थे। सचिन सर कपड़े बंटवाते थे, खाना बंटवाते थे, गाड़ियों में भर भर के खाना जाता था, लेकिन वो कभी ये नहीं बताते थे कि मेरी तरफ से है या कोई मतलब खुशी में, अपनी खुशी में कुछ मांगते थे भगवान से, या कुछ बोल के रखते थे कि हम मैच जीत जाएं या सीरीज जीत जाएं तो मैं ऐसा करूंगा, या तो ये चीज़ करते थे। और ज़्यादातर प्लेयर ना, जब ऐसी वो आ जाती थी कि एक मैच था, तो उस मैच में क्या है कि अपने
कि बॉलिंग थी और ऑस्ट्रेलियन टीम थी तो बहुत रन मार रही थी। अब वो जो भी बॉलर आ रहा है उसको मार रहे हैं और स्कोर बहुत हाई जा रहा था। अब उस टाइम पे क्या ब्रेक हुआ, और ब्रेक हुआ तो बहुत कम खाना खाया प्लेयर्स ने बहुत कम खाना खाया, चाहे वो एक्स्ट्रा प्लेयर थे या जो थे। तो एक उनका उस हिसाब से वो हो जाता है कि अब मैच हार रहे हैं तो खाने में किसी का मन ही नहीं रहता। ये मेरा अगला क्वेश्चन था, पता है आपके लिए। आगे आप कंटिन्यू करिए। जब मैच जीतते हैं तो फिर उनका अलग वो रहता है खाने को लेके, नहीं तो बहुत अपसेट और बहुत ज़्यादा वो रहते हैं। फिर वो ड्रेसिंग रूम में भी बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि एक दूसरे से बहसबाजी हो जाती है कि तूने ये कैच छोड़ा, तूने वो किया, तूने बॉलिंग अच्छी नहीं की, तूने ये नहीं किया, तो फिर वो भी रहता है। सचिन जी का मतलब एक रूटीन बताओ मेरे को सुबह से शाम तक, जैसे अगर वो रहते टाइम में, मतलब जब आप उनको सर्व करते थे तो सुबह से शाम तक वो क्या खाते थे, उनकी क्या डाइट रहती थी? उनका क्या रहता था कि वो जब मैच नहीं होता था प्रैक्टिस के टाइम पे तो उनका घर से खाना आता था। अच्छा। हाँ, तो उनका क्या है कि ज़्यादा वो नॉनवेज और सी फूड ज़्यादा वो करते हैं और चटपटा खाना खाते हैं। अच्छा। और खुद भी खाते थे और दूसरों को भी खिलाते थे और दूसरों के लिए भी खाना मंगाते थे। अच्छा, घर से आता था। हाँ। घर से खाना। और जिस दिन मैच होता था तो फिर उनको भी बूफे में से खाना पड़ता था। और जिस दिन प्रैक्टिस होती तो कुछ ना कुछ आता रहता था उनके घर से, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा नहीं है, पास में ही उनका घर है। कुछ होगा 10-1 किलोमीटर के आसपास ही होगा उनका घर, इतना ही है। तो वो फ़ोन पे कुछ ना कुछ मंगाते रहते थे, कुछ ना कुछ। किसी को अगर कुछ स्पेशल खाना होता था तो उनकी कुछ जगह थी कि वहाँ से वड़ा पाव लेके आना है। अच्छा। तो उधर फ़ोन करते थे। तो वो खाते थे, मतलब वड़ा पाव जैसा स्ट्रीट फूड भी खाते थे? और मैं बहुत देखा उनको वड़ा पाव खाते हुए। अच्छा। हाँ, वड़ा पाव खाते थे। मतलब उनका कोई रूल रेगुलेशन नहीं था उनके लिए? नहीं, वो मैच वाले दिन, जो मैच रहता ना जिस दिन, उस दिन वो रहते हैं रूल रेगुलेशन। अच्छा। जो प्रैक्टिस और ये सब वो रहती है ना, उस टाइम पे उनके कोई ऐसी वो नहीं रहती। वो प्लेयर अपने हिसाब से वो करते हैं। और वड़ा पाव जो वो खाते थे ना, इतना ज़्यादा वो नहीं होता था। अच्छी, बहुत बढ़िया वड़ा पाव वो मंगाते थे, अच्छी क्वालिटी का, बहुत बढ़िया हो। तो ये हो। अच्छा, तो ये जितने भी प्लेयर्स होते हैं ये कौन सी डाइट फॉलो करते हैं? मतलब इंटरमिटेंट डाइट फॉलो करते हैं ये, या क्या बोलते हैं, कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं? मतलब ऑब्वियसली ये तो सारा का सारा उनकी कैलोरीज पे होता है, उनके गोल पे होता है। लेकिन नॉर्मली एक पर्सन जो भी क्रिकेटर है वो फिट रहने के लिए कौन सी डाइट फॉलो करता है? देखिए, एक प्लेयर को ना फिट रहना बहुत ज़रूरी है और वो उसके खान पीन उससे ही होता है। तो ये वैसे भी अगर वो रहते हैं तो इनके कुछ इनकी जो पर्सनल डॉक्टर्स और ये वो रहते हैं, तो उनके हिसाब से ही, या इनके पर्सनल कोच भी रहते हैं। ये अपने पर्सनल कोच भी रखते हैं जो ट्रेनिंग वगैरह और इनको ये सब कराते हैं। जो जब जैसे कि मान के चलिए ये घर पे हैं या फिर किसी एकेडमी में हैं, तो ये उनसे वो करते हैं। तो उस टाइम पे उनसे वो तो डाइट इनकी वो बना के देते हैं। तो ज़्यादातर प्लेयर वही लेते हैं। एक तो प्लेयर होंगे जो नहीं मानते हैं, नहीं वो करते हैं, फिर अनफिट हो जाते हैं, तो वो, बाकी नहीं तो सब फॉलो करते हैं। ऐसा कौन सा प्लेयर है जो सबसे ज़्यादा आइडियल था इंडियन क्रिकेट टीम में, जो मानता ही नहीं था, डाइट फॉलो ही नहीं करता था? तो ये अपने ये इरफान पठान। हाँ, ये नहीं करते थे, ये थोड़े फूडी थे और ये खाने के बहुत वो थे। क्या खाते थे ये? ज़्यादातर तो इनको नॉनवेज ही पसंद था, ये नॉनवेज ही खाते थे। और दुबका चोरी ये खा ही लेते थे कुछ ना कुछ सीक्रेटली, मतलब खा लेते थे। जैसे अभी बोलते थे कि अब ये बॉलिंग है अपनी, तो अभी बॉलर्स को कुछ नहीं देना है, तो कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ करके कैसे भी करके वो खा ही लेते थे, कुछ ना कुछ खा ही लेते थे। फिर बॉलिंग करने जाते थे और धीरे धीरे फिर उसका फ़र्क भी पड़ा उनको, वो स्पीड कम होती गई उनकी। वो 120 लास्ट 120 तक आ गई थी स्पीड, नहीं तो उनकी 140 तक 42 ऐसे जाती थी स्पीड पहले, तो उसके जो उसमें ही वो कम होती गई। सबसे फूडी मतलब इरफान पठान है और कोई भी है? युवराज सिंह भी? युवराज सिंह फूडी हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा फूडी हैं। उसमें उस टाइम पे क्या नाम है, जब ये 2011 में विराट कोहली आए थे, ये बहुत बड़े फूडी थे। इनको तो ज़्यादातर ऑयली खाना ही ये खाते थे, जो मिल जाए वो खाते थे ये। उस टाइम पे जो मिल जाए वो खाते थे, इनका कोई ऐसा वो नहीं था। और तो बाकी सब प्लेयर हैं, लेकिन सब अपने हिसाब से वो खाते हैं। जैसे साउथ इंडियन प्लेयर हैं तो वो अपने, उनको साउथ इंडियन पसंद है तो वो खाते हैं। कि जैसे दादा थे, सौरभ गांगुली थे, वो सौरभ गांगुली, उनको
अपना उनको पंजाबी खाना वो बहुत पसंद था, पंजाबी खाना खाते थे वो। और सचिन तेंदुलकर, इनको सी फूड ज़्यादा पसंद था, सी फूड खाते थे। सी फूड बहुत बड़े वो थे सी फूड के तो ये। अच्छा, जी। तो इंडियन क्रिकेट टीम में ऐसा कौन सा पर्सन था जो कभी चीट मील करता ही नहीं था, चीट डे ही नहीं करता था, हमेशा स्ट्रिक्ट ऑन डाइट? सर एक प्लेयर थे मोहम्मद कैफ, ओके। वो अपने आप को बहुत वो रखते थे और कभी भी चीट नहीं करते थे फूड के मामले में तो। और मैं हमेशा देखा कि अपने उसको लेके बहुत सीरियस रहते थे। और आपने देखा भी होगा कि उनकी फील्डिंग, उनकी परफॉर्मेंस में दिखता था वो। बहुत बढ़िया प्लेयर अपने टाइम के होते। बिल्कुल। तो मोहम्मद कैफ थे। तो सर एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको बोला था कि मुझे पूछना है आपसे। तो सर जब इंडियन टीम हारती थी, तो जब वो अपने ड्रेसिंग रूम में जाते थे, तो उस टाइम पे क्या माहौल होता था? ज़्यादातर प्लेयर ना अलग ही रहते थे, एक दूसरे से बात नहीं, कुछ वो नहीं, अपने उसमें ही रहते थे। कोई बैट फेंक रहा है तो कोई किसी में लात मार रहा है, अच्छा, तो कोई किसी को बोल रहा है कि कैच छोड़ दी, कोई किसी को ब्लेम कर रहा है। ब्लेम कर रहा है। तो उस टाइम पे सीनियर प्लेयर आते थे और फिर सबको इकट्ठा करके और फिर एक वो करते थे कि चलिए कोई वो नहीं, अगले उसमें फिर लगते थे, वो प्रैक्टिस करते थे और फिर। तो प्रेशर में ज़्यादा खाना खाते थे प्लेयर्स या खाना बंद कर देते थे, छोड़ देते थे? प्रेशर में खाना ही नहीं खाते थे। खाना ही नहीं खाते थे? नहीं, खाना ही नहीं खाते थे। उनका प्रेशर में तो सारा वो मैच की तरफ ही वो रहता था कि Focus उनका हाँ, है। फोकस मैच की तरफ रहता था उनका। अच्छा, तो पूरा पूरा सर दिन मैच चलता है, रात रात भर मैच चलता है, तो ये जो खाना कैसे खाते हैं, मतलब उस टाइम पे मेंटेन कैसे करते हैं अपनी डाइट को? क्योंकि एक गेम खेलने के लिए, परफॉर्म करने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, वो उस एनर्जी को कैसे मेंटेन रखते हैं? क्योंकि ज़्यादा खाना खाएंगे तो लेथार्जिक फील करेंगे, नींद आएगी उनको। तो ऐसी क्या चीज़ वो लेते थे? प्रोटीन शेक्स ज़्यादा लेते थे, कोई एनर्जी ड्रिंक लेते थे, या ऐसा क्या सुपर फूड वो लेते थे जो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं? नहीं, कोई ऐसे सुपर फूड नहीं लेते सर। वो ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स लेते हैं ज़्यादा, और लिक्विड में जूस, फ्रेश जूस लेते थे, और फिर अपना क्या ना एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक कौन सी? हाँ, एनर्जी ड्रिंक उनका एक कुछ वो रहता है, कुछ लेबलिंग नहीं होती उस पर, अच्छा। अलग ही होता है, और वो अलग उनके पैकेट आते हैं। तो वो बताते हैं, कोई कंपनी का नाम कुछ ऐसा वो नहीं रहता सर। ठीक है। बहुत वो हाई लेवल की एनर्जी ड्रिंक होती है। तो स्पेशली वो टीम के लिए लाई हाँ, जाती है? टीम के लिए लाई जाती है। ठीक हरे कलर की होता है, हरे हरे कलर का पाउडर होता है। ओके। तो वो अच्छा वो अच्छा। फिर उनके कोच और ये डॉक्टर्स और ये सब मिलके एक वो करते थे, और फिर उस एक चार्ट बनाते थे। फिर वो चार्ट पे वो रहता था कि किस प्लेयर को क्या वो है, उनकी रिपोर्ट्स आती थी, रिपोर्ट्स होती थी हर चीज़ की। और मैच से पहले तो एक दिन पहले वो अपने आप अपने उसको फिट रखते हैं। एक मान के चलिए कि मैच वाले दिन आप मान के चलिए कि उनका उपवास है। अच्छा, हाँ, तो मैच वाले दिन खाते ही नहीं हो? कुछ ऐसे वो हैं जैसे कि अभी बॉलर है, उसको 10 ओवर कराने, वनडे मैच चल रहा है, वो 10 ओवर कराने, तो वो नहीं खाएगा, हल्का फुल्का केला खा लिया, चॉकलेट खा ली, या फिर ड्राई फ्रूट्स ले लिए थोड़े, या हल्का फुल्का ले लिया, बाकी एनर्जी ड्रिंक। ठीक है। और मैच खत्म होने के बाद फिर वो खाते थे। अच्छा, मतलब वो मैच के टाइम पे, मैच के दौरान कुछ खाते ही नहीं थे, बस एनर्जी ड्रिंक और अपनी शुगर को रिप्लेनिश करने के लिए वो थोड़ा बहुत खा लेते थे। बस थोड़ा बहुत खा लेते। ठीक है। सर आपने विराट कोहली के साथ काम किया है? बिल्कुल बिल्कुल। 2011 में मैं विराट कोहली के एक कंपनी के साथ में जुड़ा था। तो जब वो आईपीएल में आए थे तो उस टाइम पे मैं था। तो उस टाइम पे क्या है कि वो फूडी थे बहुत ज़्यादा, मतलब खाने को कुछ भी मिल जाए, कोई भी खाना खाते थे वो, ऐसा वो नहीं था उनका कि ये नहीं खाना, ये नहीं, चाहे वो ऑयली हो या कैसा भी हो, वो सब खाते थे। अच्छा काफ़ी हेल्थी थे उस टाइम पे। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम पे पता भी नहीं था, नए नए आए थे वो, अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीत के आए थे। तो बस यही था कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में कैप्टन थे ये, और अच्छा। तो होते, और उस टाइम पे भी उनको काफ़ी मैच में बिठाया था, और फिर एक दो मैच में फ्लॉप भी गए थे। फिर तो उन्होंने जो सेंचुरी, हाफ सेंचुरी मारना चालू किया, तो फिर रिकॉर्ड सबके तोड़े। तो सर विराट कोहली इतने फिट कैसे हैं? विराट कोहली अभी कुछ सालों से ही उन्होंने अपनी फिटनेस को वो किया है, वो क्योंकि वो जो है रोनाल्डो के बहुत बड़े फ़ैन हैं, रोनाल्डो को फॉलो करते हैं, और
पूरे वर्ल्ड में जो है ना, पूरे वर्ल्ड में एक ही बंदा है जो जीरो फैट जिसकी बॉडी है, जिसकी बॉडी में जीरो फैट है, वो रोनाल्डो है। और आने वाले टाइम में देखिएगा आप, इंडिया से विराट कोहली आएंगे। अच्छा, आने वाले टाइम में फॉलोअरशिप में भी वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कम्पीट ही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका फ़र्क पड़ा है कि आप फॉलो किसको करते हैं। तो फॉलो ऐसे बंदे को कर रहे हैं कि वो खुद जीरो फैट है उसकी बॉडी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी इंस्पिरेशन रोनाल्डो है। बिल्कुल। अच्छा, तो उनका पूरा रूटीन कैसा चलता है, क्या खाते हैं वो? तो जैसे अभी उन्होंने वीगन डाइट को फॉलो करना स्टार्ट किया था, वो बिल्कुल वीगन हो गए, वो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ नहीं लेते थे। हाँ। तो आपने उनको जब सर्व कर रहा था तो उस टाइम पे वो क्या खाते थे? उस टाइम पे नॉनवेज खाते थे वो, नॉनवेज खाते थे वो। उस टाइम पे तो उनकी डिमांड ऐसी रहती थी कि ज़्यादातर उनको छोले भटूरे और ये चीज़ें पर, राजमा चावल। अच्छा। राजमा चावल हो गए, छोले भटूरे हो गए, ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद थी उनको, तो डिमांड करते थे उस टाइम पे। वो करते थे होटल में भी जब रुकते थे वहाँ पे, तो ऐसी चीज़ें वो खाते थे, नॉन वेज। फिर वो ऐसे मतलब कोई वो नहीं था उनको कि मैं अपने कोई डाइट या फिर अपने लिए वो कुछ ऐसा वो करूँ, वो कुछ भी खाते थे। दिल्ली का लौंडा। हाँ। फूडी तो हो गए। फूडी, एकदम फूडी थे। अब तो ऐसे हो गए कि वो, कि अब देखिए कि एक तो वो वेजिटेरियन हो गए, फिर दूसरा वेगन फूड। वेगन में डेयरी प्रोडक्ट जितने भी मांस मच्छी ये सब कुछ उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब वो कर दिया। पनीर की जगह टोफू लेते हैं। बाकी सैलेड्स, स्प्राउट्स, सारी ऐसी चीज़ें, दाल, इंग्लिश वेजिटेबल्स वगैरह, लेट्यूस वगैरह, ये चीज़ें ज़्यादा वो करते हैं वो। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा आ गए। सर, आईपीएल के बूफे में और एक इंटरनेशनल मैच के बूफे में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, इंटरनेशनल मैच में ना आपकी कम से कम पूरी आपकी टीम लगती है, जो कम से कम 150 लोगों की टीम होती है, वो 11 प्लेयर को अच्छी डाइट देने में। और आईपीएल में ऐसा कुछ भी नहीं है। आईपीएल में फुल मेनू लगता है, जिसमें बिरयानी भी मिलेगी आपको। अच्छा। मटन भी मिलेगा, चिकन भी मिलेगा, सब चीज़ें मिलेंगी आपको, कोई रोक टोक नहीं है। प्राइवेट कंपनियों को कॉन्टैक्ट देते हैं, और वो प्राइवेट कंपनियां किसकी होती हैं? जो फ्रेंचाइजी जिसने ली हुई है वो उनको देती हैं। कुछ भी खाइए, कुछ भी वो करिए। आईपीएल में कुछ वो नहीं है, ये प्राइवेट लीग है। एक तरह से ये मान के चलिए कि 8 टीमें हैं, तो 8 कंपनियां ये अपना बिजनेस कर रही हैं। बस ये समझिए। अब वो बिजनेस कर रही हैं तो वो उनके प्लेयर हैं, उनका हर चीज़ से ध्यान रख रही हैं। तो कुछ भी खाइए। आईपीएल में ऐसा कुछ रोक टोक कोई ऐसी वो नहीं है खाने को लेके। तो कुछ भी खाएंगे तो फिर वो अपनी डाइट को कैसे मेंटेन रखेंगे? डाइट को मेंटेन, क्योंकि आप मान के चलिए कि 1 महीने या 2 महीने आईपीएल चलता है। ये जैसे आईपीएल, तो आईपीएल में प्लेयर को उनको पता है कि हमें क्या वो करना है। अब जिसको जो खाना है, कोई रोक टोक नहीं है ऐसी। जिसको खाना है जो आप खाइए, कोई ऐसी रोक टोक नहीं है। जो प्लेयर को अपना बना के रखा हुआ है कि मुझे यही चाहिए वो, तो वो उसमें से बूफ में से वही लेंगे। रहता सब कुछ है। आपको बॉयल वेजिटेबल्स भी मिलेंगे, सोते वेजिटेबल भी मिलेंगे, आपको ग्रिल चिकन भी मिलेगा, आपको बॉयल चिकन भी मिलेगा, आपको सूप भी मिलेगा, आपको आइसक्रीम भी मिलेगी, आपको डेजर्ट भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको बिरयानी भी मिलेगी, वहाँ पे आपको चिकन के आइटम भी मिलेंगे, आपको चिकन के स्टार्टर भी मिलेंगे, आपको चिकन में मेन कोर्स भी मिलेगा, आपको राइस भी रहेगा, उधर दाल भी रहेगी। वो प्लेयर के ऊपर है कि आप अपने आप को कैसे वो करते हो। अच्छा सर, आपने कभी प्लेयर्स की लड़ाई देखी है वहाँ पे? हाँ। किसकी लड़ाई देखी आपने? जैसे हो जाती थी मैच में लड़ाई, तो वो क्या होता था कि फिर वो एक दूसरे के ड्रेसिंग रूम में आ जाते थे। अच्छा। हाँ, ड्रेसिंग रूम में आ जाते थे। अलग-अलग टीम्स की बात कर रहे हैं? हाँ, अलग-अलग ड्रेसिंग रूम रहते हैं। अच्छा, एक पर्सन, एक क्रिकेटर का अलग ड्रेसिंग रूम? नहीं, जैसे 2 टीम है। हाँ, टीम्स का, जैसे पाकिस्तानी की टीम हो गई। हाँ, उनका अलग रहेगा, इंडियन टीम का अलग रहेगा। तो हर स्टेडियम में आपको ना 2 ड्रेसिंग रूम मिलेंगे आपको। ठीक है। तो एक ए टीम, बी टीम, तो वो रहता है। तो आपस में इनकी वो हो जाती थी, तो आपस में बात करते तो फिर ये गाली उस पर भी आ जाते थे, गाली। उसमें फिर वही प्लेयर रहते थे शाम को, फिर अपना क्या नाम है इनका, जो सीनियर प्लेयर हैं इनको आपस में बिठा के समझा देते थे, वो कर देते थे। फिर रात को वही प्लेयर अपना रूम में बैठ के खाना खा रहे हैं आपस में। अच्छा। तो
और वही सर पार्टी वगैरह जब होती थी तो पार्टी वार्टी में सब चलता था वहाँ पे, अल्कोहल वगैरह सब कुछ, नहीं 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 या इसके लिए भी कोई रेगुलेशन है? नहीं 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 अल्कोहल आपकी क्या है कि इनके जो मैच में है, आप मैच से 24 घंटे पहले अल्कोहल नहीं ले सकते हो। ठीक है। वो आपका मैच वाले दिन क्या है, बॉडी का चेकअप वो होता है, अगर किसी पे डाउट है या किसी पे वो है तो उसी टाइम पे आपका ब्लड का सैंपल हो जाएगा आपका। अच्छा। डॉक्टर की टीम होती है ना पूरी, वो होती है ना, हम्म। तो उसी टाइम पे आपका ब्लड का सैंपल आपको ले लेंगे। अगर डाउट होता है तो किसी पे वो होता है कि वो जज कर लेते हैं आँखों से, इससे चाल चलन से, या फिर आपकी बॉडी से, इससे वो कर लेते हैं। तो ऐसा कभी प्लेयर करते नहीं थे। और पार्टी तो इनको, ये जब सीरीज जीत गई कोई या कुछ हो गई, जब होती थी पार्टी, और वो भी पार्टी ये वहाँ नहीं करते थे, दूर कहीं करते थे, अच्छा। जहाँ पे पब्लिक ना हो या कोई वो ना हो। और होटल में भी पार्टी होती थी तो इनकी कोई बैंकेट में वो सेपरेट दे दिया, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए इनको टाइम मिलता था कि इतना टाइम है बस इतना। अल्कोहल तो नहीं रहता था, अल्कोहल तो इनके सीनियर रहते थे, वो तो बहुत ज़्यादा वो रहते थे कि ले ही नहीं सकते हैं। तो सर महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कुछ आपको पता है? वहाँ पे आप जैसे रहे हो, कैसा नेचर था उनका, वो क्या खाते थे अपने, क्या बोलते हैं, डाइट में उनके क्या रहता था? खाना वो सबके साथ खाते थे या रूम में खाते थे? उनका क्या रहता था कि ज़्यादातर वो खाना ना रूम में ही खाते थे, अच्छा। बहुत ही कम बोलते थे, और किसी से बात करते हुए ज़्यादा देखा ही नहीं, अकेले ही रहते थे ज़्यादातर। और उनका क्या वो रहता था कि नॉनवेज खाते थे ज़्यादा, वो नॉनवेज खाते थे, जो ऑर्डर आते थे उनके रूम में जाते थे तो नॉनवेज ही जाता था उनका। सबसे ज़्यादा क्या ऑर्डर करते थे? सबसे ज़्यादा तो उनका बटर चिकन ही जाता था, बटर चिकन और मटन में और जाता था सब। बटर चिकन और मटन है? हाँ, मटन। अच्छा। तो ये वो खाते थे। और जब स्टार्टिंग में आए थे तो एकदम सीधे साधे और बड़े बड़े बाल एकदम सीधे साधे हो रहे थे। लेकिन वो मैं तो इनको पहले से ही वो कर गया था, क्योंकि इनका एक मैच हुआ था, सौरभ गांगुली की टीम थी, एक प्रैक्टिस मैच था, और एक राहुल द्रविड़ की टीम थी, जिस प्रैक्टिस मैच में उन्होंने 100 रन मारे थे। अच्छा। तो आपने विटनेस किया था वो मैच? हाँ बिल्कुल। ऑडियंस नहीं थी पूरे स्टेडियम में, वो खाली ऐसे ही वो हुआ था बिना ऑडियंस के, स्टाफ और यही वो था। तो हमने वो मैच देखा था, तो पहला ही मैच था इनका, वो सिलेक्टर्स वगैरह बैठे हुए थे, तो इनको क्या है कि कुछ प्लेयर सिलेक्ट करने थे, तो इनका प्रैक्टिस मैच कराया था 2 टीम का। तो उस मैच से ही ये सिलेक्ट हुए थे, महेंद्र सिंह धोनी। क्या ऑरा रहता था उस टाइम, मतलब? और तो इनका था सौरभ गांगुली, अच्छा। सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, और अपने वीरेंद्र सहवाग। इनका अलग हो रहा था? इनका अलग हो रहा था। कैसे, मतलब किस टाइप का? मतलब इनका इस टाइप का था कि ये बड़े प्लेयर थे। अच्छा। इनकी सब बात मानते थे, इनकी सब बात मानते थे, और इन्होंने जो बोल दिया ना वही होता था। तो जूनियर प्लेयर उस टाइम पे रोहित शर्मा और बहुत काफ़ी जूनियर प्लेयर थे, जो कि इन्हीं को सबको फॉलो करते थे वो। तो ये मैंने देखा था। सर ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं ये बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स को, एनर्जी ड्रिंक्स को। आपने कभी देखा है इनको कभी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स को कंज्यूम करते हुए? कोक, लिम्का, इन सब चीज़ों को? बहुत ही कम, 100 में से सिर्फ 2%। ओके। कोल्ड ड्रिंक नहीं लेते हैं। फ्रिज में जैसे कोल्ड ड्रिंक रखी जाती हैं वैसी के वैसे पूरे फ्रिज भरे रहते हैं, नहीं रहते। ये अपनी एनर्जी ड्रिंक लेते हैं। अच्छा। या नॉर्मल पानी लेते हैं। इसे मतलब प्रमोट कर रहे हैं बस उस चीज़ सिर्फ को? प्रमोट करते हैं। अच्छा। तो ये तो नॉर्मल ऑडियंस के लिए है, उनकी आंखें खुल जाएगी कि देखो जो दिखाया जा रहा है वो कंज्यूम नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक प्रमोशन है। उनको भी भाई वो काम है, उनका काम है, तो भाई वो प्रमोट कर रहे हैं उस चीज़ को। तो आप लोग भी भाई आंख बंद करके किसी भी चीज़ पे भरोसा मत करें, ठीक है? तो वो अपनी हेल्थ को बिल्कुल ध्यान में रख के चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आप उनको देख के अगर शुगरी ड्रिंक पी रहे हो, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक तो शुगर से भरा हुआ एक पूरा ड्रिंक ही है, बस उसमें शुगर है सिर्फ, और कोई न्यूट्रिएंट तो है नहीं। तो सर आपकी ये जो जर्नी थी पूरी शेफ वाली, आपने कहाँ से स्टार्ट किया और आज के टाइम पे आप क्या कर रहे हो? एक बार इस एक्सपीरियंस का एक निचोड़ बताइए। देखिए, मेरी जो जर्नी थी बंगला साहिब गुरुद्वारे से चालू हुई। बंगला साहिब गुरुद्वारे में हम खाने के लालच में जाते थे स्कूल के टाइम पे, मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ से स्टार्ट हुई मेरी। वहाँ जाके फिर हम सेवा करते थे। सेवा करते 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 काफ़ी सालों तक सेवा करी हमने। फिर वहाँ पे मैंने काफ़ी सालों तक खाना बनाया।
रोटियां बनाई, सब्जी बनाई, वहाँ पे हर काम करे मैंने हर काम करे। लास्ट में क्या है कि मैंने वहाँ पे खाना बनाया इतने सालों तक वो किया, मैं वो जो मेरे बेसिक थी ना, बेसिक तो मैं उधर ही सीख गया था, कटिंग वटिंग ये वो वेजिटेबल्स और ये सारी क्या कैसे वो कौन सी कटिंग होती है, फिंगर या जूलियन या फिर डाइस या चॉप, ये सब चीज़ें तो वहीं सीख गया था, उधर ही वो हो गया था। तो फिर उसके बाद में क्या वो रहा कि मैं इसी लाइन में आ गया। अच्छा, कि मैं शेफ बन गया। फिर मतलब सेवा करते करते आपको इतना मज़ा आने लगा कि आपको समझ लिया आपने कि यही फील्ड आपको चूज़ करनी है लाइफ में, इसी में करियर बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल यही हुआ था। फिर उसके बाद तो देखिए अनगिनत होटल, अनगिनत रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट, ऐसा कोई शहर नहीं और ऐसी कोई वो नहीं कि जो मैं नहीं गया हूँ। और आज के टाइम पे ऐसा कोई बड़ा होटल रेस्टोरेंट नहीं है कि जो वो मुझे नहीं जानते हो। अच्छा। सभी वो जानते हैं कि हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है, तो हमारे उसमें ना काम को एक इज्जत दी जाती है, अप्रिशिएट किया जाता है। हाँ, कि आपका काम अच्छा है ना तो आपको हर कोई पूछेगा, आपका काम अच्छा नहीं है ना कोई नहीं पूछेगा इसमें आपको। आपका काम अच्छा है, आपको एक से एक अच्छे ऑफ़र आएंगे, एक से एक बड़ी कंपनी आपको अपनी कंपनी में हायर करने की कोशिश करेगी कि आप हमसे जुड़िए। तो हमारे उसमें भी इसमें इंडस्ट्री में अगर 100 मान के चलिए, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि 100 शेफ़ अपने आप को तैयार करते हैं एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनने के लिए या मास्टर शेफ़ बनने के लिए या फिर एक कॉर्पोरेट शेफ़ बनने के लिए, तो 100 में से मान के चलिए 1 या 2 ही उस पोस्ट पे पहुंच पाते हैं और सक्सेस होते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे एक होटल रिजॉर्ट या उसमें एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट तो एक ही है, और आप मानेंगे नहीं, रिज्यूम कम से कम ना 200-300 रिज्यूम आ जाते हैं। अच्छा, तो मतलब डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। बिल्कुल तो मतलब बिल्कुल हर दूसरा तीसरा पर्सन यहाँ पे शेफ बन रहा है, लेकिन नौकरियाँ कम है। नौकरियां कम है एक बड़ी पोस्ट के लिए। ओके। वैसे तो देखिए कौमी की एक उसमें 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 भी कहीं पे वो रहते हैं। और जैसे मैंने बताया कि 5 स्टार होटल में किसी में 4 रेस्टोरेंट भी चल रहे हैं, किसी में 5 भी चल रहे हैं, किसी में 8 रेस्टोरेंट भी चल रहे हैं। फिर उनका बेस किचन अलग है, फिर उनका बेकरी सेक्शन अलग है, फिर स्टाफ उनको उसी हिसाब से फिर वो रहता है कि एक उसमें कौमी अगर कौमी फर्स्ट है तो किसी उसमें आपको 8 भी 10 भी ये, लेकिन एग्जीक्यूटिव शेफ तो एक ही होता है। क्या होता है डिफरेंस, क्या होता है इसमें? एग्जीक्यूटिव शेफ सबसे एक बड़ी पोस्ट होती है जो पूरी उसको पता है कि आप देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होती है। एक ट्रेनी से स्टार्ट होती है, ट्रेनी 3rd कौमी, फिर आता है 2nd कौमी, फिर आता है 1st कौमी, फिर DCDP, फिर CDP, फिर सीनियर CDP, फिर उसके बाद में आता है सूस शेफ, फिर सीनियर सूस शेफ, फिर सीनियर सूस शेफ के बाद में एग्जीक्यूटिव सूस शेफ, ओके। फिर उसके बाद में एग्जीक्यूटिव शेफ, फिर उसके बाद में कॉर्पोरेट शेफ। ये पोस्ट हमारी उसमें मतलब इतनी सारी पोस्ट होती है, मतलब इतनी हायरार्की। बिल्कुल। अच्छा, तो ये चीज़ होती है। अब BCCI में कैसे आपने स्टार्ट किया, आपको वो अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? वहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है एक होटल के साथ में। तो जब मैं ताज में था तो ताज का ही कॉन्ट्रैक्ट था 1 साल का, तो उसमें फिर मेरा नाम आया कि आपको BCCI के 1 साल तक BCCI के उसमें रहना है सारे। फिर मुझे हमें ट्रेंड किया गया, जो शेफ़ हम जाने थे उसमें क्या है, उसमें भी पोस्ट के हिसाब से हम वो होते हैं, और तो एक तो नहीं 20-25 शेफ़ लगते हैं। अगर किसी को BCCI में आज के टाइम पे अप्लाई करना है तो वो कैसे अप्लाई करा जाए? BCCI अपना शेफ़ नहीं रखता। अच्छा, BCCI अपना शेफ़ कभी नहीं रखते, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक आपको होटल से, ताज को ताज के contact थ्रू। किया है। बिल्कुल, तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो होटल से, जैसे ओबराय हो गया, ताज हो गया, ITC हो गया, हयात हो गया, ये बड़े होटलों से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनका 1 साल का होता है, फिर वो शेफ़ वहाँ पे जाते हैं 1 साल तक रहते हैं। BCCI अपने शेफ़ नहीं रखते। जब आपने काम स्टार्ट किया था सर एज अ शेफ़, तो बीइंग अ शेफ़
आपकी फर्स्ट सैलरी क्या थी? जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी सैलरी आप बोले 700 रुपये थी मेरी सैलरी। 700 रुपये फॉर अ 700 मंथ। जी। और आज क्या है? आज सर है अच्छी सैलरी है। एक मान अंदाजा बता दीजिए आप, मतलब नंबर्स में ना बता सके तो किसी एग्जांपल से बता दीजिए, ताकि आपको जितने भी लोग देख रहे हैं जो एस्पायरिंग शेफ्स हैं, जो चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में कुछ करें, हॉस्पिटैलिटी में कुछ करें, तो उनको एक अंदाजा मिल जाए, एक ड्रीम वो भी देख रहे हैं ना बनने का, बड़ा शेफ, तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ इतना कमा सकते हैं। सर ये अपना एक स्प्लेंडर की कीमत कितनी होगी? एक स्प्लेंडर कीमत होगी 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, करीब करीब 1 लाख के करीब हो गया, आई थिंक सो। 1 लाख के आसपास होगी ना? तो 2 स्प्लेंडर ले सकता हूँ मैं अच्छा, एक महीने में, ठीक है। इतनी है। अच्छा, और जब BCCI के लिए आप कर रहे थे तो वहाँ पे टिप्स वगैरह भी मिलते थे कुछ? सर BCCI एकदम सख्त नियम है वहाँ पे। अच्छा वहाँ कोई टिप्स, वहाँ पे कोई अंदर लेके नहीं, पैसे नहीं लेके जा सकता ना। अच्छा, कोई भी प्लेयर, पैसे क्या, हर चीज़ बाहर ही जमा हो जाती है ना। ऐसा क्यों? इनके बैग्स सारे, फ़ोन इनके, एक पेन तक नहीं लेके जा सकते अंदर। अच्छा, एक पेन भी ना, एक पेन नहीं ले, कुछ चीज़ अलाउ है कि जैसे आपका एक चश्मा अलाउ है, घड़ी नहीं ले जा सकते आप, घड़ी नहीं पहन सकते हैं। फिर कुछ ऐसी जो आपके उससे हैं वो ही चीज़ अलाउ हैं, बाकी ड्रेस आपकी ये सब चीज़ें, बाकी कुछ अलाउ नहीं है। आपने कौन कौन से देश में सर काम किया, मतलब सिर्फ इंडिया में ही करा है आपने? नहीं नहीं, काफ़ी कंट्री में मैं घूम चुका हूँ सर। एक चाइना से लेके, एक जापान से लेके, काफ़ी कंट्री में मैं जा चुका हूँ। अच्छा, तो सबका अलग वो है। टिप की अगर आपने बात करी ना सर, तो जापान के लोग टिप नहीं लेते सर। अच्छा, हाँ, जापान के लोग एक वो टिप को बहुत गलत मानते हैं। आपने अगर टिप दी उनको तो वो सोचेंगे कि हमें भीख दे रहे हैं ये। अच्छा, वो अपनी मेहनत का खाना चाहते हैं। मेहनत बोले, मैंने जितनी मेहनत की है, जितना वो किया है ना, मैं उतना ही लेना चाहता हूँ। टिप को तो वो भीख मांगते हैं, मानते हैं। और बाकी किसी देश में नहीं है, जापान में सिर्फ जापानीज़। और बाकी सब जगह टिप्स अब चलती बाकी है? तो सब जगह टिप्स मुंह से मांग के लेते हैं। अच्छा, इंडिया में देखो मुंह से मांग के लेते हैं। किसी शादी में आप देखिए कि बिल्कुल परेशान कर देते हो परेशान तो। कर देते हैं, मुंह से मांग के लेते हैं हाँ, कि इतने हज़ार, इतने वो सर, ये इतने में हम वो हैं, इतने एम्प्लॉय हैं, इतने वो हैं, इतने नहीं आएंगे हमारे पास, इतने वो नहीं होंगे। हर जगह, हर देश में टिप है, एक जापान को छोड़ के। वो जापानीज लोग, सिर्फ जापानीज लोग उसको बुरा मानते हैं, बहुत बुरा मानते हैं। आपको क्या लगता है ये इस वजह से भी है क्योंकि जो इंडिया में देखा जाए तो पे स्केल बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, तो शायद इसीलिए वो उनको टिप का सहारा लेना पड़ता है अपनी सैलरी को जस्टिफाई करने के लिए, या मतलब अपने पॉकेट्स को थोड़ा सा वेल्दी बनाने के लिए? ऐसा नहीं है सर। देखिए, 2 तरह के इंसान होते हैं। एक अपनी मेहनत पे विश्वास करता है, और एक जैसे बोला टिप और कुछ फालतू की चीज़ें कि बाहर के कहीं से भी आ जाए पैसा, बिना कमाए, बिना मेहनत किए या वो करे, ऐसा पैसा आ जाए। तो मैं ये कहूँगा कि अपनी मेहनत पे विश्वास करो। टिप तो देखो, मैं भी इस चीज़ को, वो आप मेहनत की, आपने सब वो किया, आपको खुश होके आप टिप दे रहे, लेकिन ज़बरदस्ती मत लीजिए किसी से। आपने सर्विस उसको उस हिसाब की दी नहीं, आपने उसको, मान के चलिए कि एक रेस्टोरेंट की मैं बोल रहा हूँ, रेस्टोरेंट में आपने उसको परेशान कर दिया कि अच्छा सर्विस को लेके, खाने को लेके, किसी चीज़ को लेके, अब वो परेशान है और आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि ये टिप दे के जाए मुझे या वो करे, तो ये चीज़ गलत है। हाँ, कोई अगर आप अपनी खुशी से देता तो आप उसको वो करिए, लेकिन किसी से ज़बरदस्ती मत वो करिए। आपने वो तो जैसे, भीख हो गई एक। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जैसे इतने सारे बड़े बड़े आपने होटल्स में काम किया है, ठीक है, रेस्टोरेंट्स में काम किया है, 5 स्टार होटल्स में काम किया आपने, तो वहाँ पे आपको सबसे बड़ी टिप कितनी मिली है आज तक? एक गेस्ट थे, तो वो क्या है कि रॉयल शादी थी रिजॉर्ट में, तो वो दे के गए थे। सबसे अच्छी टिप मिली थी, 1.5 लाख रुपए दे के गए थे वो। 1.5 लाख रुपए देके गए थे? 1.5 लाख रुपए दे के गए थे। वो क्या पूरी टीम में बांटनी होती है, हाँ, और इसमें बुला के वो दे के गए थे। अच्छा, तो मतलब टिप
जिस पर्सन को मिलती है उसकी नहीं होती? नहीं नहीं, उसकी नहीं, पूरी टीम की होती है। अच्छा, पूरी टीम में बंटती है वो, हर डिपार्टमेंट में जाती है, हर एक किसी को बंटती है वो। ठीक है। तो वो क्या है कि वो गुजरात से आए थे, और वो एनआरआई थे, गुजरात से थे लेकिन वो एनआरआई थे। तो ऐसा क्या आपने सर्व किया था जो इतना खुश हो गए? वो शादी में उनका क्या था कि पूरा वेजिटेरियन था, पूरा खाना वेजिटेरियन था उनका। और उनके जो गुजरात से गेस्ट आए थे वो ऐसे गेस्ट थे कि वो लहसुन प्याज वगैरह ये सब नहीं खाते थे। जो एनआरआई थे वो तो खाते थे। तो उनका ध्यान रखा था 3 दिन तक। उन्होंने ये बोला था कि ये ना गुस्सा नहीं होने चाहिए, अच्छा। ये लड़के वाले हैं हमारे हम्म। और ये गुस्सा नहीं होने चाहिए। लड़की वाले एनआरआई थे, तो बोले ये नहीं खाते, ये नहीं खाते, बहुत नखरेले, इनको अगर झेल लिया तो बस सब कुछ वो हो गया हमारा। तो 3 दिन की शादी थी, 3 दिन का उनका बहुत ध्यान रखा था। और ऐसा वो रखा था कि आप मान गए कि हम अगर कुछ बना भी रहे ना और उनका ऑर्डर आता था तो पहले हम अच्छे से हाथ धो के, अच्छे से वो नए पैन मंगाए थे हमने, नई कढ़ाइयाँ मंगाई थी, नई, उनमें खाना उनका बनता था। अच्छा, मतलब बहुत अच्छी तरीके से, मतलब हाइजीन को ध्यान रख के बिल्कुल सब कुछ। ठीक है। कोई स्मेल ना आ जाए, कोई गार्लिक की स्मेल आ जाती है, ऑनियन की, ऐसे लोगों को जो जैन और वो होते हैं ना उनको बहुत जल्दी स्मेल आती है। तो जो ऐसे खाते नहीं है। जो खाते नहीं है, तो उस चीज़ का बहुत उनके लिए सब कुछ नया मंगाया था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। सर मेरे को एक चीज़ बताइए, आप इतने सारे देशों में आपने काम किया, ऐसी कौन सी आपकी फेवरेट डिश है जो आपने आज तक बनाई है और सर्व करी है? देखिए वो राजस्थानी डिश है केर सांगरी। अच्छा, मतलब इंडियन डिश ही है इतने सारे देशों में काम करके भी? वो केर सांगरी वैसे तो मेरी बहुत फेवरेट हैं, कहीं ना कहीं हर देश की एक डिश निकल आएगी फेवरेट, लेकिन वो जो है उस लिस्ट में नहीं है जो केर सांगरी मेरी लिस्ट में है। केर सांगरी को मैं नंबर 1 पे ही रखता हूँ। देशों में देश, बेस्ट मेरा देश। बेस्ट मेरा देश, और उसमें भी फिर राजस्थान। राजस्थान है। बिल्कुल। क्या होता है उस केर सांगरी में, कैसा होता केर है? क्या होता है कि केर एक बीज होता है, हम्म। वो पेड़ पे आता है, उसको सुखाया जाता है। और सांगरी होती है एक फली, उसको भी सुखाया जाता है। फिर उसको बनाने से पहले बॉईल किया जाता है, बॉईल करके फिर राजस्थानी तड़का मसाला फिर उसमें डाल के उसको पकाया जाता है। फिर वो तैयार होती है, जैसे अचार होता है ना वैसे ही वो बनती है अचार की तरह। अच्छा जी सर, आपकी इस इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कहाँ के लोग होते हैं? सर देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ अपने पॉडकास्ट में और इंटरव्यू में, काफ़ी उसमें सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको उत्तराखंड के। अच्छा। उत्तराखंड के शेफ़, मैंने पहले भी बताया था कि पहला जो ऑप्शन होता है ना उनका, आर्मी में जाना होता है। अब आर्मी में मान के चलिए कि लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, भर्ती कितनी होती है 10,000 5,000। अब वो जो पीछे हैं 90,000 या 95,000, तो वो क्या करते हैं, दूसरा ऑप्शन उनका शेफ़ बनना ही है। वो होटल इंडस्ट्री ही ज्वाइन करते हैं। और सही पूरे वर्ल्ड में एक सर्वे हुआ था, तो पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया से शेफ़ जाते हैं तो उसमें से 70 से 75% शेफ़ उत्तराखंड के होते हैं। अच्छा। और बहुत बड़े लेवल पे नाम कमाया उन्होंने, और अपने आप को, इंडिया का भी नाम रोशन किया उन्होंने, और अपने आप को भी दिखाया है कि हाँ हम इंडियंस किसी से कम नहीं है। और पीछे जो उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो उत्तराखंड, और हर देश में? हर देश में। और इनका खान पीन, सर मैं इनके जैसे शादियों में जाता रहता हूँ, तो एक शादी में मैं गया था। अच्छा। तो एक शादी में मैं गया था, तो एक शादी में वो बकरे काटे थे, बकरे को खाल के साथ में डाल दिया आग में। अच्छा। काट के, और उसको खाल के साथ भून दिया। जैसे इधर खाल निकालते हैं बकरे की, खाल नहीं निकाली, ऐसे भून दिया पूरा। अच्छा। और भून दिया उसको, फिर कर दिया। और उसकी जो बकरे की मुंडी होती है उसको भून के उसके साथ में पका दिया। अंदर का उसका बकरे का लीवर वगैरह वो रहता है ना, वो सबको प्रसाद में बांटा गया। अच्छा, पूजा के हाँ, पूड़ी के ऊपर रखे। अच्छा। पूड़ी आती है ना, पूड़ी के ऊपर, पूड़ी के ऊपर एक पुआ था, उसका मांस था और था वो। और पूजा होती है उनकी, बकरे की मुंडी रखी हुई है, वो सब रखी हुई है। वो मैं तो देख रहा था क्योंकि मेरा फर्स्ट होता था।
और वो देवता आ गया किसी के ऊपर। अच्छा। हाँ, देवता आ गया। अरे बड़े अच्छे लोग वहाँ के, और बहुत वो पूरे लोग गांव के वहाँ के बड़े अच्छे लोग, बड़े। अब उनके लिए तो ऐसा वो था कि वो टाइम पे देवता आ गया तो उनके लिए भगवान है वो, देवता आ गया। तो मैंने ये चीज़ें वहाँ पे देखी है। तो डर लगा था आपको जब ऐसा हुआ था? नहीं, डर नहीं, मेरा तो पहला वो था, और वो उन्होंने मुझे बता दिया था कि ये तो हमारे लिए हर शादी में या उसमें ये हमारे तो नॉर्मल चीज़ें हैं। और वहाँ के लोग सब पूछ रहे हैं देवता से, ये कैसे, वो ऐसे वैसे, ये वो किसने गलती करी, ये करी, कुछ देवता किसी को मार रहा है, किसी को वो कर रहा है, इसने ये कर दिया, इसने ऐसे वो कर दिया। तो वो चीज़ें मैंने देखी वहाँ पे उत्तराखंड में, और आज भी हैं, और इसलिए तो उसको देवभूमि बोलते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पे देवों का वास है। मैंने देखा हर जगह, आपको थोड़ी सी दूर चलिए उसका स्थान, थोड़ी सी दूर जाइए ये इसका स्थान, थोड़ी सी दूर जाइए यहाँ से देवी निकली थी, इधर थोड़ी सी दूर जाइए यहाँ से वो देव ने यहाँ पे खाना खाया था, थोड़ी सी आगे जाइए यहाँ पे। तो इसलिए वहाँ पे वो मैंने देखा कि वहाँ पे पूरे उत्तराखंड में आपको देखें कहीं ना कहीं पे किसी न किसी बड़े उनका जो हमारे हिंदू धर्म में वो हैं, उनके वो मिल जाएंगे, निशान मिल जाएंगे किस चीज़ के, यहाँ खाना खाया था, यहाँ ऐसा किया था, यहाँ नहा, इधर नहाए थे, इधर वो करे थे। तो ये चीज़ें बहुत वो है, और इसलिए ही उसको देवभूमि बोलते हैं। सर, आप जैसे ताज होटल में थे, तो ताज होटल में सबसे महंगी डिश कौन सी थी? उस टाइम पे ताज होटल में ना एक डिश बनती थी, स्टफ गुच्ची। स्टफ गुच्ची? हाँ, स्टफ गुच्ची, वेजिटेरियन स्टफ गुच्ची, गुच्ची मशरूम है ये, तो उसको स्टफ़ करके वो बनाते थे। वो बहुत महंगी डिश थी, क्योंकि उसकी मशरूम जो है, आप मशरूम खरीदने जाएंगे ना, तो इस टाइम पे कम से कम 45-50 हज़ार रुपये केजी है मशरूम। वो वाली मशरूम? हाँ, 45-50 हज़ार रुपये केजी? केजी गुच्ची। ऐसा क्या होता है उसमें? वो दुनिया की सबसे महंगी मशरूम है। टेस्ट कुछ अलग होता है उसका? टेस्ट मैंने खाई है, इतना अलग कोई ज़्यादा वो नहीं है, बनाने वाले के ऊपर है, शेफ के ऊपर है। नॉर्मल आप मान के चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि उसका टेस्ट कैसा होता है। कि जैसे आप मान के चलिए कि कोई स्किन वाली जो है वेजिटेबल्स कुछ खा रहे हैं, ऐसा ही टेस्ट होता है, ज़्यादा वो नहीं होता। अच्छा। उसमें लेकिन वो क्या है कि बहुत कम मिलती है। कितने की थी वो? क्या प्राइस? उस डिश की कीमत मैं आपको उस टाइम पे मैं बता रहा हूँ, जिस टाइम पे दाल की कीमत वहाँ पे होती थी कुछ 1000 रुपये, आज दाल की कीमत वहाँ पे कम से कम 3000 रुपये है। तो उस टाइम पे उस गुच्ची मशरूम की कीमत होती थी कुछ 20,000 के आसपास। 20,000? और कितना, क्या क्वांटिटी मिलती थी उसमें? क्वांटिटी उसके पीस होते थे 8 पीस। 8 पीस? अच्छा, पीसेस के हिसाब से होता हाँ, था? पीस के हिसाब से स्टफ़ करके 8 पीस। वो इतनी महंगी थी। वो स्टफ़ किस चीज़ में किया जाता था? वो स्टफ़ उसके अंदर ना स्टफ़ कुछ जैसे उसका ही एक्स्ट्रा पार्ट निकलता था, वो हो गया, और कुछ मशरूम हो गई, कुछ स्पाइसेस हो गए उसके साथ में मिक्स करके उसको स्टफ़ कर देते उसमें। किस चीज़ में स्टफ़ करते थे, मतलब समझा? उसके अंदर ही स्टफ़, उसके अंदर जगह मशरूम रहती के है। अंदर स्टफ़ कर देते? हाँ, मशरूम के अंदर। मशरूम के अंदर स्टफ़ हो जाता? हाँ, स्टफ़ करके फिर उसकी ग्रेवी बनाते थे, ग्रेवी में फिर ऊपर से उसको गार्निशिंग करके फिर सर्व करते। तो वो, और फिर अगर नॉनवेज में हम देखें तो वहाँ पे साल्मोन एक फिश थी, वो महंगी थी। फिर टूना फिश में वहाँ पे महंगी थी, टूना फिश। क्या प्राइस है इसका? उसका प्राइस भी कुछ 12-15 हज़ार के आसपास था। अच्छा। लेकिन इससे सस्ती थी फिर भी। इससे सस्ती थी, मतलब मशरूम का प्राइस 20,000 रुपये, और क्वांटिटी उसमें 8 पीस, मतलब एक कटोरी के बराबर है। महंगी बहुत आ रही है ना वो, महंगी बहुत आती है। हाँ, बहुत महंगी आ रही है। तो वहाँ पे आपने देखे इतने सारे सेलिब्रिटीज़ भी आते होंगे वहाँ पे, है ना? तो मुझे एक चीज़ बताइए, आप जैसे सेलिब्रिटीज़ के लिए भी काम किया आपने, क्रिकेटर्स के लिए भी काम किया है, तो क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज़ के खाने में कुछ फ़र्क होता है? ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। कैसे? क्रिकेटर्स अपने खाने में बहुत ध्यान रखते हैं हर चीज़ का, वो इतना वो नहीं करते हैं जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं। एक मान के चलिए कि एग्जांपल के लिए लेता हूँ मैं कि सलमान खान है, तो सलमान खान वहाँ पे सेट पे क्या है कि कोई कुछ लेके आ रहा है सलमान खान के लिए, कोई कुछ, क्योंकि बहुत बड़े स्टार बहुत हुए हैं, तो कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। सर ये मेरे घर से बिरयानी है, सर मेरे घर से ये आया, मेरे घर से सर ये आया। प्यार में खाना पड़ रहा है उनको,
ऐसा क्रिकेटर के साथ में नहीं है। वहाँ अच्छा सेट पे बहुत खाना आ जाता था। अच्छा। हाँ, हम ओडीसी पे जाते थे। हम ओडीसी पे जाते थे कि हम जैसे होटल के बाद में, तो वहाँ पे क्या है कि ओडीसी पे उस टाइम पे हमें 300 रुपये मिलते थे ओडीसी के। ओडीसी क्या होता है? ओडीसी होता है कि ओवर टाइम हम करने जाते थे वहाँ पे, कि कोई शूटिंग है तो उसमें क्या है कि शेफ चाहिए रहते थे, तो वहाँ फूड बैन आती थी, एक फूड बैन। तो जो वहाँ पे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो वगैरह इनकी टीम जो रहती थी, तो इनके लिए क्या है कि एक फूड बैन आती थी, इनको जो भी मेनू में से खाना है तो वो फूड बैन से, तो एक हमारे शेफ़ रहते थे, सीनियर शेफ़, और हमें लेके जाते थे वो। तो 10-12 शेफ़ वहाँ पे जाते थे। किस सेलिब्रिटी के लिए आपने खाना बनाया? सेलिब्रिटी लगभग वो तो हमसे बहुत दूर रहते थे। वहाँ पे हमें जहाँ पे शूटिंग होती थी वहाँ पे हमें जल्दी जाने नहीं थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाउंसर और ये सब वो रहते थे, उनकी पर्सनल सिक्योरिटी भी रहती थी। लेकिन वो घूमते फिरते इधर मिल ही जाते थे, वो करते। अक्षय कुमार के लिए, फिर अपना क्या नाम है, सलमान खान के लिए, फिर ये करण जौहर के लिए, फिर ये अपने अजय देवगन के लिए, ये राकेश रोशन उस टाइम पे उन्होंने वो डायरेक्ट करते थे मूवी, वो करते थे, गोविंदा के लिए। तो इनके लिए, सब के लिए, तो इनका खाना मतलब ज़्यादा तो कुछ भी वो खाते थे। मतलब ऐसा कुछ वो नहीं, कोई डाइट नहीं है? कोई डाइट, कोई वो नहीं है, कोई वो नहीं। तो मैं देखा सबके साथ में मिलके सब खाते थे, और कोई अच्छा। वो रहना। सर एज अ कॉमन मैन मुझे लगता है कि होटल, मतलब 5 स्टार होटल में जो खाना मिलता है वो ज़्यादा टेस्टी नहीं होता। मतलब मैंने जैसे बचपन से हमने नॉर्मल खाना खाया है, घर पे खाया है, थोड़ा स्पाइसी अलग तरीके का हमारा खाना रहता है। लेकिन जो 5 स्टार होटल में रहता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो मुझे लगता है बहुत सिंपल होता है, लेकिन वो फैंसी बना के देते हैं। बिल्कुल। तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? मतलब वो इतना टेस्टी क्यों नहीं होता? टेस्टी लगता नहीं है यहाँ में नॉर्मल लोगों को? नहीं, वो इसी हिसाब से बनाते हैं, इसमें बहुत ऑयल, बटर, स्पाइसेस, ये चीज़ें बहुत कम वो रखते हैं, एक रेसिपी पे काम करते हैं। एक 5 स्टार होटल अपनी रेसिपी से ना कभी भी अलग नहीं होता, छेड़छाड़ नहीं करता। छेड़छाड़ नहीं करते हो। वो अपनी रेसिपी पे काम करते हैं, और वो रेसिपी के हिसाब से ही आप कुछ भी कर दीजिए। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप ढाबे पे जाइए, अब ढाबे पे आप कुछ भी बनवा सकते हैं, किसी भी चीज़ में कुछ भी मिक्स करा सकते हैं, उसको आप पैसे से मतलब है। ढाबे में पैसे से मतलब है, आप उसको कटहल की सब्जी में दाल मिक्स करा दीजिए, वो कर देंगे। स्टिंग वाली मैगी बन रही है वहाँ पे। हाँ, हाँ, मैंने भी देखी वो वीडियो। मैं हंस के पागल हो गया। स्टिंग वाली मैगी बना रहे हैं वहाँ पे। तो ये सही बात है, आपने बोला एक रेगुलेशन होती है एक, कि यही बना सकते हैं और अपनी रेसिपी से छेड़छाड़ नहीं करने देते। आप एक 5 स्टार होटल में लाख रुपए दे दीजिए, तब भी नहीं चेंज करेंगे वो। अच्छा। नहीं, क्यों? क्योंकि जिसने चेंज की उसकी पहले तो नौकरी जाएगी, उस शेफ़ की पहले तो नौकरी जाएगी, और फिर उसके बाद में शेफ़ पे उंगली उठ जाएगी। और जिस होटल में मान के चलिए कि 3-4 लाख, 5 लाख रुपए से शेफ़ की सैलरी है, और वो शेफ़ के होते हुए और ऐसी चीज़ हो जाए, तो कभी भी आप देख लीजिए, ढाबे वाला जो ढाबे पे खाना खा रहे हैं ना, उनको 5 स्टार का खाना पसंद नहीं आएगा, और जो 5 स्टार में खा रहे हैं ना, उनको ढाबे का पसंद नहीं आएगा। ये बात आपने एकदम सही बोली, क्योंकि जिसको ढाबे का खाने की आदत है उसमें ऑयल ज़्यादा होता है, मसाले ज़्यादा तेज होते हैं, तो उसको वहाँ का सिंपल खाना पसंद नहीं आएगा। बिल्कुल। और रोगन ढाबे में मैंने कभी भी, मैं भी खाना खाता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन ढाबे पे कभी मैं खाना खाता हूँ ना, तो वो रोगन भर के रखते हैं। ऑयल का एक लाल कलर का रोगन होता है, वो चम्मच भरते हैं, उसमें डाल देते हैं दाल में, चम्मच भरते हैं, सब्जी में डाल दिया। ऐसा 5 स्टार होटल में नहीं है, वो कम से कम ऑयल, कम से कम ऑयल। सर मेरे को एक चीज़ बताइए, जो 5 स्टार होटल में जो खाना बनता है, चलो किचन में जाते हैं 5 स्टार होटल के, ठीक है, वहाँ पे कैसा रहता है? मतलब सब हाइजीनिक रहता है? कितना पुराना खाना होता है, फ्रेश होता है? जैसे बहुत बार देखा जाता है कि ग्रेवी बहुत पुरानी होती है। नहीं, कुछ स्टॉक रखना पड़ता है, क्योंकि कम से कम मान के चलिए कि वो दिन का 2,500-3 हज़ार लोगों का खाना बना रहे हैं, और तो उनको स्टॉक रखना पड़ता है, पूरी रात दिन काम होता है उसमें। लेकिन ज़्यादा पुरानी वो नहीं रहती हैं, ज़्यादा 2 दिन, अच्छा। इससे ज़्यादा नहीं रखते, ज़्यादा 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं रखते हैं, और वो ख़त्म ही हो जाती है इतने टाइम में, क्योंकि 2,500-3 हज़ार लोगों का खाना बनाना। एक मैं ताज जैसे उसमें बता रहा हूँ मैं, जिसमें 7 रेस्टोरेंट हैं, 300-300, 400-400 रूम हैं, तो उसका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर वेडिंग वगैरह भी चलती रहती हैं, फिर कोई पार्टी भी चलती रहती हैं, तो नहीं वो करते इतना टाइम, किसी चीज़ को नहीं रखते हैं वो। 2 दिन, लास्ट 2 दिन। अच्छा सर, ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं या जो भी 5 स्टार होटल में खाना खाने आ रहे हैं,
यहाँ पे जो लोग आते हैं वो एक्सपेंसिव फूड की वजह से आते हैं या उनको टेस्ट वो अच्छा लगता है? वो आप मान के चलिए कि एक बड़ा सेलिब्रिटी है, उसकी मजबूरी है, कि मैं एक 5 स्टार होटल में ही खाना खाऊं, अच्छा, उसका मन भी करेगा लेकिन वो जाना उसको वहीं जाना पड़ेगा, वहीं क्योंकि पड़ेगा। अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है हाँ, उसको। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का टाइम है और कोई भी दिखा देगा, देखो उसको इतना गरीब बना देंगे, इतना वो दिखा देंगे। अगर उसको ढाबे में खाना खाता हुआ मिल गया तो उसको इतना गरीब कि आज इसके बुरे दिन आ गए, इसके ये हो गए, वो हो गए। चाहे वो अपने किसी भी उससे खाना खाने आया है, उसको कहीं का खाना पसंद नहीं आ रहा है या कुछ भी है, वो ढाबे पे खाना है, उसको ये चीज़ दिखा देंगे कि ये देखो सेलिब्रिटी रोड पे आ गया, ये ऐसा हो गया, आज ये इतना मजबूर हो गया कि आज ये 100 रुपये के खाने के लिए मजबूर है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। अब लोगों को किसका वो तो मतलब करेंगे? ये पीयर प्रेशर है बेसिकली, सोशल बिल्कुल, मीडिया का प्रेशर या मीडिया का प्रेशर है, बिल्कुल, जिसकी बिल्कुल, वजह से उनको ये करना पड़ रहा है। बिल्कुल। और ज़्यादातर तो ये सेलिब्रिटी घर का ही खाना पसंद करते हैं अपने, उनकी मैड और ये सब वो रहते हैं, उनको वही खाना पसंद रहता है घर का। तो आपको कभी कोई ऑफर नहीं आया किसी सेलिब्रिटी के घर से या सेलिब्रिटी का पर्सनल शेफ बनने के लिए? एक बार आया था, डेविड धवन के यहाँ से आया था। तो अच्छा। उनको क्या है कि उनका शेफ चला गया था, तो हमारे शेफ को बोला था कि मुझे एक शेफ चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अगर जाएगा तो बताओ। तो मुझे किसी ने बोला कि यार अगर चले गए ना तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अच्छा। कि तुम फिर वो ना होम कुक हो बन के रह जाओगे। नहीं, होम कुक बन के रह जाओगे। तो किसी ने मुझे समझाया कि फिर वो ना तुम उस लेवल पे नहीं जा पाएंगे। और कहीं ना कहीं सही था मेरा वो डिसीजन, मैं नहीं गया। तो उस टाइम पे अगर मैं उनके पास चला जाता तो मुझे वही वो रहता कि कभी इस सेलिब्रिटी के, कोई कभी उस सेलिब्रिटी के, तो लेकिन उस सैलरी तो वहाँ पे अच्छी होती है आपकी। नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं, इतनी वो एक वो है, इतनी ज़्यादा नहीं। उस टाइम पे सैलरी अगर मुझे देखिए वहाँ पे उस टाइम पे मुझे 7,000 मिल रहे थे। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 दे देते। अच्छा। हाँ, उस टाइम पे सैलरी बहुत कम रहती थी ना। मतलब अभी के हिसाब से अगर करें तो ज़्यादा से लाख रुपए हैं। उस टाइम पे सैलरी 2,000 रुपये किसी की सैलरी होती थी ना, तो बहुत बड़ी वो होती थी। हमें उस टाइम पे 7,000 रुपये मिलते थे। अच्छा सर, जैसे होटल इंडस्ट्री में हम देखते हैं, आए दिन देखते हैं, नई नई न्यूज़ आ रही है कि कहीं पे जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे कचरा मिल रहा है, हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, पुरानी गोभी वगैरह ये सब देखी जा रही, कीड़े लगे हुए हैं उसमें सब्जियों में, ठीक है। ऊपर से आजकल एनालॉग पनीर आ गया, ठीक है। तो ये 5 स्टार होटल में भी होता है ऐसा कुछ? मतलब वहाँ पे कौन सा पनीर दिया जाता है? वहाँ सर पे देखिए, रियल पनीर होता है या एनालॉग पनीर होता है वहाँ पे नहीं भी? नहीं नहीं, वहाँ पे रियल पनीर होता है और बड़ी कंपनी के साथ में उनका वो रहता है सर, कॉन्ट्रैक्ट। हम्म। बड़ी कंपनियों के साथ में आ ही नहीं सकता, कोई भी डुप्लीकेट चीज़ तो आ ही नहीं सकती। चाहे वो कोई वेजिटेबल्स हो, या वो कोई पनीर हो, या कोई सॉस हो, या कोई भी ए से जेड तक, कोई 5 स्टार होटल में ऐसी चीज़ नहीं आ सकती सर। अच्छा, तो मतलब वहाँ पे एकदम आपको अच्छा और प्योर ही मिलेगा सब कुछ जो है। वहाँ पे फूड कंट्रोलर, सुपरवाइज़र, कितने वो है, शेफ, ये सब जो, और फिर अपना क्या नाम है, पूरी टीम वहाँ पे वो रखती है, नज़र रखती है इन चीज़ों पे। सर डम्पलिन और मोमोज, दिल्ली में रहते हैं हम, दिल्ली में सबसे फेमस है मोमोज। हर दूसरा बच्चा, हर दूसरा इंसान मोमोज खा रहा होता है, ठीक है। देखा जाए तो बहुत अनहेल्दी है, लेकिन दिल्ली में बिक रहा है। ऐसा ही एक चीज़ होटल्स में बिकता है, एक लग्जरी फूड बोल के, मतलब वो मोमोज का नाम चेंज करके डम्पलिन रख दिया। तो डम्पलिन और मोमोज में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, डम्पलिंग एक स्टार्च यूज़ करते हैं उसमें, अच्छा, जैसे व्हीट स्टार्च हो गया, पोटैटो स्टार्च हो गया, तो वो हो गया। तो मोमोज जैसा नहीं होता? डिमसिम, हाँ, डिमशम, डम्पलिंग, डम्पलिन। हाँ, तो उसमें क्या है, स्टार्च यूज़ करते हैं, और इसमें क्या है, मैदा यूज़ करते हैं। अच्छा। ये तो जो मोमो हो गया, वो मैदा यूज़ करके बनता है। और आजकल अपने मार्जिन के लिए देखो बहुत चीज़ें उसमें वो कर रहे हैं, बहुत चीज़ें मिलावट हो रही हैं। मोमोज खाने चाहिए? नहीं सर, मैं इसको वो नहीं करता हूँ कि मोमोज, अच्छी जगह के खाइए आप, अच्छा। अच्छी जगह के खाइए आप मोमोज। बाकी जिसके मोमोज में मैदे की जो परत है ना, स्किन उसकी पतली हो, मैदा भी नुकसान करता है, तो वो पतली हो, अच्छी जगह के, जिसमें आप अगर चिकन मोमोज खाते हैं तो
अच्छी जगह खाइए कि वहाँ पे आपको पता है कि हाँ नॉनवेज अच्छा यूज़ हो रहा है। वेजिटेरियन तो वेजिटेबल्स वगैरह अच्छी यूज़ हो रही हैं, वो आप करिए। सड़ी गली हैं, उसमें कीड़े पड़ रहे हैं, वो मशीन में डाल देते हैं, वो मशीन में डाल के चॉप होके आ जाती हैं, उसमें कीड़े वीड़े सब चॉप होके आ जाते हैं। आप कौन देखने जा रहा है सर क्या कर रहे हैं क्या नहीं सही कर बात रहे है। हैं। उसके डंठल तक मैं आपको बताता हूँ, जो चटनी बनती है ना उसके डंठल भी उस चटनी में डाल दिए जाते हैं कि चटनी की क्वांटिटी बढ़ जाए अच्छा। बॉईल करने के टाइम पे, मिर्चियों के और गार्लिक के और उसके साथ में अच्छा। वो क्वांटिटी उसकी बढ़ जाती है। वो मार्जिन निकालना है उनको, 30-30 40-40 रुपए की प्लेट बेच रहे हैं। और जो मेयोनीज बनती है, म्यूनिस ये तेल से, तेल, अंडा, विनीगर, शुगर, सॉल्ट, इसको मिक्सी में आप डालिए, कोई भी बना सकता है म्यूनिस। हेल्दी होती है? अनहेल्थी होती है सर, 95% ऑयल होता है उसमें। तो ये मैं एक सवाल इसलिए पूछा क्योंकि हमारी ऑडियंस में बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत चाव से खाते होंगे मोमोज, और अरे भैया मेयोनीज लगा के दे देना। टेस्टी होती है टेस्टी लेकिन वो होती है लेकिन अनहेल्थी होती है। 95% मैं बता रहा हूँ, 95% ऑयल होता है। ऐसा क्यों होता है सर कि जितनी अनहेल्दी चीज होगी उतनी टेस्टी होगी? ये एक वो है हमारे शरीर के ऊपर कि हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं किसी चीज़ को। अब दवाई कोई रेगुलर नहीं खा, दवाई खाने में वो होता है, चाहे वो बीमारी को दूर करने के लिए दवाई बनी है लेकिन वो कड़वी होती है, वो नहीं खाएगा कोई। और आप देखिए मिठाइयाँ और ये सबको पता है, बच्चे को पता है कि ज़्यादा मिठाई खाने से मुझे क्या होगा, शुगर होगा, ये होगा, वो सबको पता है, लेकिन वो रेगुलर खाएंगे। गेस्ट भी हमारे इंडिया में कहीं पे जाएंगे तो मिठाई ही लेके जाते हैं। आप देखिए किसी शादी में वो कितने डब्बे ढेर लग जाते हैं और फिर वो ज़बरदस्ती खिलाते हैं, खाइए आप, खाइए, लीजिए लीजिए, खाइए खाइए, मना कर रहे हैं नहीं 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 नहीं, फिर भी ज़बरदस्ती खिलाते हैं। लोग खाओ खाओ आप, तो वही ज़बरदस्ती खिलाते हैं। अब क्या होगा सर ज़बरदस्ती खिलाने से, इन चीज़ों को करने से? तो कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल करो इन चीज़ों को, और ऐसी चीज़ों को तो इग्नोर करो। सर कोई भी आपकी तरफ से जो आपने देखा हो, कोई भी ऐसा डार्क सीक्रेट इंडियन होटल्स के किचन का जो कि नॉर्मल जनता से बिल्कुल दूर रखा जाता है? सर देखिए बहुत हैं लेकिन हम बता नहीं सकते, हमारे ऊपर बहुत वो रहती है। होटल्स में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम नहीं बता सकते, हम नहीं वो कर सकते हैं। इसके लिए क्या है कि देखिए एक सेलिब्रिटी से लेके, एक मिनिस्टर से लेके हर कोई होटल में आता है और हर कोई होटल में रुकता है, और ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं जो कि हम कभी भी किसी इन चीज़ों पे खुलासा नहीं करते हैं, ना ही कोई होटल में कोई भी करेगा। इन चीज़ों को लेकर बहुत वो रहते हैं। लेकिन हाँ, कभी हमें ये ट्रेनिंग भी दी जाती है और ये भी करा जाता है कि कभी आप ऐसी चीज़ों को, जैसे कोई टेररिस्ट या कोई ऐसी वो रहती है, तो उन चीज़ को हम वो करते हैं और पुलिस की हेल्प करते हैं या उसमें वो करते हैं। इन चीज़ों के लिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कोई ऐसा डॉन हाँ। आ जाए या टेररिस्ट आ जाए तो उनको कैसे, आपको क्या बोलते हैं, मतलब पुलिस की कैसे आपको हेल्प करनी है? हाँ, तो उनको इन्फॉर्म करना कैसे, अपने अच्छा। सीनियर को बताना कैसे, वो करना कि कोई ऐसी गतिविधि चल रही है या कुछ ऐसा वो है, या फिर वो हम वो कर देते हैं कि जैसे कि अपना कभी भी ऐसे ही रहते हैं, कुछ चीज़ हमें प्रूफ के तौर पे मिल जाए या कुछ वो हो जाए तो हम आगे बताते हैं कि ऐसा कुछ डाउट है इस रूम में या इस उसमें या कोई ऐसा, तो इन चीज़ों को वो करते हैं। लेकिन बाकी कोई किसी उसका हमारी वो रहती है कि हम किसी का कुछ कर नहीं सकते। होटल में बहुत सी चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सी चीज़ें कोई होती हैं। एक चीज़ बता दीजिए। और देखिए एक चीज़ अगर मैं बताऊं कि हमारी थोड़ी सी बंदिश रहती है इन चीज़ों में, तो इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा तो मैं रिस्ट्रिक्शन है आपको कि हाँ, आप शेयर नहीं कर सकते हैं? नहीं शेयर नहीं कर तो सकते आपके क्योंकि ऊपर कार्रवाई हो जाएगी? नहीं, कार्रवाई एक हमारी होटल इंडस्ट्री में हम किसी को वो नहीं कर सकते क्योंकि देखिए हर किसी को पता है, हर किसी को वो है कि हर तरह का आदमी आके रुकता है, चाहे वो बड़े मिनिस्टर हों, चाहे बड़े सेलिब्रिटी हों, या कोई, वो होटलों में ही रुकते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं पे भी वो रहते हैं। तो ऐसी हम किसी का वो नहीं कर सकते कि वो क्या कर रहे हैं, क्या क्योंकि खान आपको भी पीन तो है, काम क्या करना है। बिल्कुल खान पीन है, क्या वो है, नहीं कर ही नहीं सकते। हमारी इंडस्ट्री में ये अलाउ ही नहीं है बिल्कुल भी कि हम किसी का वो करें, नहीं तो मैं कहता हूँ कि सबकी फाइलें खुल जाएंगी। मतलब अगर ऐसा इतने होगा, सारे सीक्रेट्स हैं कि सबकी हाँ फाइलें सबकी फाइलें खुल जाएंगी, लेकिन कोई होटल वाला, कोई शेफ, कोई जीएम, कोई मैनेजर, कोई अपना हाउस कीपिंग बॉय, कोई ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको। कभी भी आप पूछ के देख लीजिए, वो बोलेगा ही नहीं, बताएगा ही नहीं। जो हमें
पहले ही इन चीज़ों के लिए ट्रेंड किया जाता है हम्म, कि आज मैं किसी के उसको कर दूं, और फिर और सब चीज़ें, हर कैमरे लगे होते हैं, सब वो होते हैं, कोई वो भी छुपती नहीं है बातें, कोई वो भी नहीं होती। अगर मैं बोल भी दूँ, वो कर दूँ, तो कैमरे में प्रूफ भी हो जाएगा, लेकिन वो अलाउ ही नहीं है हमें, कोई मतलब ये आपके किसी हिसाब के से आप क्या रिकमेंड करते हो कि इंसान को घर पे खाना खाना चाहिए, अपने घर का खाना खाना चाहिए, या जाके बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खाएं? सर मैं ये कहता हूँ कि घर का खाना खाइए आप। हम्म, आपको घर के खाने में चारों तरफ से फ़ायदे हैं। एक तो देखिए, आप बाहर खाना खाएंगे उसमें पैसा आपका ज़्यादा लगेगा, घर पे आप खाना खाएंगे पैसा आपका कम लगेगा, अच्छा खाना खाएंगे, आप अपनी मर्ज़ी का खाना खा सकते हैं। हम्म, उसमें आप जो रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, आप लिमिटेड डिश ऑर्डर कर सकते हैं, उसमें आपके कम से कम मान के चलिए 4 जने भी आप जाते हैं तो 3-4 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। वो 3-4 हज़ार रुपये आपके इधर 15 दिन चल जाएंगे। हम्म, 15 दिन का खाना आपका वो हो जाएगा, और अपनी मर्ज़ी से आप बना सकते हैं। आपकी आंखों के सामने बनेगा वो खाना, सब चीज़। आप खाते हो अपने रेस्टोरेंट का खाना? बिल्कुल मैं खाता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा ऑयली, स्पाइसेस इनसे थोड़ा सा दूर रहता हूँ। मैं हरी सब्जियाँ, वेजिटेबल्स, दाल, यही ज़्यादा वो करता हूँ, क्योंकि रेस्टोरेंट का खाना हम जो स्पाइसी और ये ऑयली क्रीमी खाना ये डेली नहीं खा सकते, तो ये बात सच है कि हलवाई अपनी दुकान का खाना नहीं खाता? बोर हो जाते हैं खा खा के। सही में जब स्टार्टिंग में आए थे तो बहुत खाते थे, अब स्टार्टिंग में इतना खा लिया ना, खा खा के बोर हो गए उस खाने को हम। अब उस खाने से हम थोड़ा दूर ही रहते हैं, और थोड़ा सा अलग ही जो होम स्टाइल, हम जो हमारे किचन में जो शेफ़ हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ, मैंने कि ये थोड़ा सा घर की स्टाइल में बनाओ। तो हमारे हमेशा यही रहता है कि घर की स्टाइल में बनाओ, क्योंकि उस खाने से हम बहुत ज़्यादा वो हो गए, उब गए हो आप खा उब खा गए, बिल्कुल। के। सर, कोई भी एक ऐसा फूड जो कि आप रिकमेंड करते हो कि इमीडिएटली स्टॉप कर दो खाना, मतलब खाओ ही मत इसको? सर मैं आज के टाइम पे मैं आपको बोलता हूँ कि पनीर। पनीर? पनीर क्यों, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो जिस चीज़ पनीर, सबको पता है दूध से बन रहा है। दूध आज के टाइम पे प्योर है ही नहीं, और उसमें कैसी कैसी चीज़ें मिला के, कहीं भी प्योर पनीर आपको नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ प्योर पनीर कहीं नहीं मिलेगा। और इतनी किसान जिनके पास गाय भैंस और ये हैं, क्या पूरे इंडिया में पूर्ति कर सकते हैं ये अपने गाय भैंसों के दूध से? प्योर दूध मिल सकता है अपने को, तो पनीर कैसे प्योर मिल सकता है सर अपने को, बताइए। पनीर आज के टाइम में हर घर में बन रहा है, हर शादी में बन रहा है, हर पार्टी में पनीर बन रहा है। नहीं हो सकती। और जितनी, मैं तो पनीर से, मुझे याद नहीं है मैंने पनीर कब खाया था, सही मैं अपनी बता रहा हूँ। मैंने पनीर कब खाया था, तो मेरा बहुत अच्छी क्वालिटी का पनीर आता है मेरे रेस्टोरेंट में, मलाई पनीर आता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का वो है। लेकिन कुछ चीज़ जैसे बहुत जल्दी फैट बढ़ाता है पनीर, बहुत जल्दी फैट बढ़ाता है। फिर बहुत सी चीज़ें मैंने बंद की हुई हैं, नहीं तो मेरा वेट बहुत जल्दी बढ़ता है, तो मैं पनीर की बोलूँगा। तो आपने जैसे बात करी कि पनीर फैट बढ़ाता है, तो आप इतने साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में, आपके हिसाब से कोई ऐसी चीज़ जो हम लोगों को डेली कंज्यूम करनी चाहिए अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए? स्प्राउट लीजिए सर डेली, सैलेड लीजिए डेली आप, ठीक है, फ्रूट्स लीजिए डेली आप वेजिटेबल्स लीजिए, वेजिटेबल्स को आप सौते करके खाइए आप, ये चीज़ें आप लीजिए, डेली रूटीन में आप रखिए, बहुत अच्छी चीज़ है। सर, आपने अलग अलग लग्जरियस रेस्टोरेंट्स में काम किया है, ठीक है, 5 स्टार होटल्स में काम किया है, इवन आपने अलग अलग कंट्रीज़ में काम किया है। आपके हिसाब से कौन सी कंट्री के लोग ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होते हैं स्टाफ के लिए? सर देखिए, सबसे ज़्यादा जो रिस्पेक्ट देते हैं ना अपने एम्प्लॉय को, ठीक है, वो चाइनीज़ लोग हैं। अच्छा, चाइनीज़ है। ये गेस्ट की बात कर रहे हैं आप, कि अगर कोई गेस्ट आ रहा है रेस्टोरेंट में तो वो नहीं, मैं ये ओनर की बात कर रहा हूँ जो अच्छा। अपने एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट अच्छा देते अच्छा हैं, अच्छा, तो ये चाइनीज़। चाइनीज़। हाँ बहुत ज़्यादा। मतलब अपने स्टाफ को बहुत अच्छे से रखते हैं, टेक हाँ केयर करते बहुत हैं। अच्छे से, और बहुत अच्छा वो करते हैं, और गुस्से नाम की चीज़ मैंने देखी नहीं वहाँ पे, अच्छा, कि अपने एम्प्लॉय को गुस्सा करना या डांटना चिल्लाना, ऐसा करना। वो सीधा उनका वो रहता है कि आपको उनका काम पसंद नहीं आ रहा तो सीधा आप
रिजाइन लीजिए, और उनको पसंद नहीं आ रहा आप रिजाइन दीजिए, सेम डे सैलरी, सेम डे सब कुछ, सारा कुछ हो। जितना चिल्ला के गुस्सा करके इंडिया में काम होता है ना, बाहर की कंट्री में आप देखिए बिल्कुल एकदम शांत स्वभाव से काम को करते हैं। इंडिया में आप देखिए कि अगर कोई 12,000 रुपये 15,000 किसी को देख रहा है तो 4 गाली सुनाता है उसको, 4 गाली सुनाता है उसको। अब उसकी मजबूरी है, उसका परिवार ऐसा, वो सुनना पड़ता है, उसको सुनता है। फॉरेन कंट्री, बाहर की कंट्रियों में ऐसा नहीं है, वहाँ पे एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट को देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ का कानून भी बहुत सख्त है इस मामले में, और बहुत ज़्यादा वो है। तो हमारे यहाँ पे मजबूरी लोगों की इतनी ज़्यादा वो है कि वो गालियाँ खा के भी काम करते हैं, और नहीं होना चाहिए ये। होटल इंडस्ट्री में है, होटल इंडस्ट्री में है ना, बहुत ज़्यादा ऐसा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आज भी चिल्ला के गाली दे के काम करते हैं, करवाते हैं। मतलब सीनियर्स। सीनियर, आपने कभी किया है किसी को साथ ऐसा? देखिए मैंने गाली आज तो मैंने तो नहीं दी, लेकिन हाँ चिल्लाया तो मैं भी हूँ। देखिए काम के लिए मैं खुद भी वो कर रहा हूँ, मैं चिल्लाया तो मैं भी हूँ, लेकिन गाली मैंने किसी को नहीं, और ना ही कभी मैं दूंगा गाली। ये जो गेस्ट आते हैं, तो गेस्ट कौन से कंट्री का सबसे बढ़िया होता है गेस्ट, जिसमें ईगो कम होती है? या कोई 5 स्टार होटल में आ रहा है अगर, तो जैसे इंडिया के लोग हैं तो जिनके पास पैसा आ जाता है वो थोड़े से अलग एरोगेंट हो जाते हैं, तो किस तरीके से बात करते हैं इंडिया के लोग, या बाहर कैसे तरीके से ट्रीट किया जाता है आप लोगों को? जो इटालियन है ना सर, इटालियन बहुत अच्छे, बहुत पोलाइटली। बहुत पोलाइटली। और उनका क्या है एकदम कि आप इटालियन हो गए, ऑस्ट्रेलियन हो गए, अमेरिकन हो गए, ये क्या है कि इनकी अगर कोई कंप्लेंट भी होगी ना तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, कोई आपकी कंप्लेंट नहीं करेंगे। हाँ ये खाना छोड़ देंगे, अच्छा। हाँ आपको, उनको पसंद नहीं है ना, खाना छोड़ देंगे, उनको पसंद नहीं है, लेकिन कंप्लेंट नहीं करेंगे। कोई ये नहीं करेंगे मुझे डिस्काउंट दो, मुझे खाना पसंद नहीं आया, या मैं इसकी पे नहीं करूँगा, इसका ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, कुछ नहीं। वो चाहते ही नहीं कि मेरी वजह से किसी को परेशानी हो, या मेरी वजह से कोई परेशान हो, या मैं किसी की कंप्लेंट करूं उसकी नौकरी जाए या कुछ वो करे। इंडियन में है, इंडियन आप कहीं पे भी देख लीजिए, अगर थोड़ी सी भी अगर कुछ वो होती है, दाल में अगर कुछ 19-20 हो गया तो उसके लिए वो करेंगे, दाल वो है। आप वैसे से गेस्ट आते हैं कि पूरी पूरी दाल खा लेते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं दाल सही नहीं थी, इसको हटाओ, तो बिल में से हटवा देते हैं। अच्छा, बिल में से हटवा देते हैं, वो करते हैं ये नहीं था वो और नहीं ये था, फ्री का खाने के लिए ड्रामे भी करते हैं? बहुत से गेस्ट आते हैं। अभी आपने देखा था कि कुछ दिन पहले वो एक वेज डिश में किसी ने पीछे से पकड़ के हड्डी डाल दी थी। अच्छा। और उसमें वो होटल का वो कर दिया, फिर सीसीटीवी कैमरे देखे तो देखा कि उस टेबल से किसी ने हड्डी पकड़ाई और उसमें डाल दी। अच्छा, तो बिल के लिए ऐसे भी करते हैं, ऐसे लोग भी हैं। और तो वो आपके ये सामने कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, किसी की स्टोरी आपके दिमाग में है अभी? तो हुए हैं, लेकिन वो डिस्काउंट वगैरह करके हमने कर दिया। अच्छा, हमें पता चल क्या जाता था, है कि क्या स्टोरी थी? स्टोरी यही रहती है कि भैया हमने स्पाइसी खाना बहुत ज़्यादा था, ये था वो था, हम स्पाइसी खाते नहीं, ये नहीं खाया, और वो पूरा खाना खा लिया। अच्छा, खाने के बाद कर रहे हैं कंप्लेन है? हाँ जी, इसमें डिस्काउंट करिए, नहीं तो हम ये रिव्यू डाल देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा वैसा। तो फिर हमने कोई नहीं, आप वो पहचान जाते हैं ऐसे गेस्टों को कि ये करना ही है इसने, नेक्स्ट टाइम उसका ध्यान रखते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम क्या आने नहीं देते उनको? नहीं आने, आप आओ, फिर उनको बोलते हैं मैम देखिए पिछली बार आपका वो ऐसे हुआ था, आप हमें बता दीजिए क्या है, क्या ऑर्डर है, तो कैसे। उस हिसाब से बनाएंगे। अच्छा। हाँ उस हिसाब से बनाइए। एक रेगुलर हमारे इधर गेस्ट एक आता था, रेगुलर गेस्ट आता था रेगुलर। अब वो पीने से पहले क्या है कि बहुत अच्छे से, दारू पीने से पहले? हाँ दारू पीने से पहले वो 1-1.5 बियर पीता था, उसके बाद में उसका वो फैल जाता था। अच्छा। वो फैल जाता था फिर वो कि अब वो इसको गाली दे, इसको उल्टा बोल, उसको उल्टा बोल। और पीने से पहले तो ऐसा था कि उससे अच्छा कोई इंसान नहीं है। अच्छा। अब उसको संभालो। अब तो ऐसी कंडीशन में 100 कैसे टेबल चल संभालते रही हैं, 100 टेबल चल रही हैं अपनी। अब ऐसी कंडीशन में तो उसको बस पकड़ो और फिर नीचे तक छोड़ के आओ, हाथ जोड़ के। अच्छा, कि आज सर जाइए आप। और फिर ऐसे लोगों से फिर बिल कैसे लेते? बिल सर थोड़ा बहुत रहता है, हम कर देते हैं कि आप जाओ अपनी, क्या नाम है, हमने हमारे और भी गेस्ट हैं, गालियाँ आप वो कर रहे हो, ये कर रहे हो। नेक्स्ट टाइम उसकी एंट्री बंद कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम एंट्री बंद कर देते हैं कि ऐसे कोई गेस्ट के वो नहीं कि जो थोड़ी पीने के बाद में फिर 4 गाली वो हमारे गेस्टों को दे रहे हैं, 4 गाली स्टाफ को फैलने लग जाए। हो सकता है कि ऐसे गेस्ट कभी वो बोतल उठा के किसी के सर पे मार दे, फोड़ दे, कुछ वो कर दे। तो सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ। रैप अप करते हैं अब अपने पॉडकास्ट को, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा बीसीसीआई से रिलेटेड,
क्रिकेटर्स कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, अपने आप को फिट कैसे रखते हैं, और इंडियन रेस्टोरेंट्स में क्या क्या चलता है। ये तो सर ने बताया नहीं, लेकिन हाँ इनके ऊपर भी कुछ रेगुलेशंस हैं, ये उन चीज़ों को ब्रेक नहीं कर सकते। तो सर आपकी तरफ से कोई भी एक मैसेज हमारी ऑडियंस को, जो आपकी तरह बनना चाहता है, शेफ़ बनना चाहता है, इंडिया का बेस्ट शेफ़ बनना चाहता है, सपना देखता है, उसको क्या मैसेज देंगे आप? कभी भी अपनी हमारी जो इंडस्ट्री है इसमें अभी कभी भी आप शेफ बनने के लिए आते हैं या डिप्लोमा या डिग्री आप करते हैं, तो आप ये सोच के आइए कि आपको कम से कम 12-14 घंटे तो काम करना ही पड़ेगा और हार्ड वर्क, ठीक है, अपने सीनियर की सुननी पड़ेगी। तो वही सोच के आप आएँ। अच्छा शेफ बनना है तो आपको, नहीं तो आप फिर दूसरे फील्ड में जाइए, इस लाइन में मत आइए आप, मेरा यही कहना है। सो आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया पॉडकास्ट तो लाइक ज़रूर करना, थोड़ी सी वैल्यू मिली है इससे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सर को फॉलो करिए आप इंस्टाग्राम पे जाकर। सर आप किस नाम से है आपका इंस्टाग्राम? मेरा है फूड मास्टर इंडिया। फूड मास्टर इंडिया। जी सर। और हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है, आप उधर जाके भी हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम इस पॉडकास्ट से रिलेटेड BTS भी डालते हैं और जितने भी छोटे मोटे अपडेट्स होते हैं हम अपने सोशल मीडिया पे अपडेट करते रहते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जीते रहो अपनी ज़िंदगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।